सबसे पहले तो नमस्कार सभी को और आप सभी का स्वागत है आज के इस रिपोर्ट लॉन्च का जो पूरा डिस्कशन रहेगा हमारा। बेसिकली मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ आज का क्या कार्यक्रम क्या है। जैसे ही मार्च के महीने में 23 मार्च को घोषणा हुई और 24 मार्च से जैसे लॉकडाउन लगा तो बड़ी संख्या में प्रवासी लोग अपने वापस गाँव में आने लगे। और शुरू में बहुत क्लियरिटी नहीं थी कितने समय के लिए आएंगे क्या आएंगे, पर जैसे जैसे लंबा बढ़ने लगा और लंबा समय हो गया बिना काम के जब लोग घरों में बैठे थे, काम नहीं थे, खासकर हम जिन क्षेत्रों में काम करते हैं आदिवासी क्षेत्र जहाँ पे ऐसे बहुत कोई सरप्लस होता नहीं है कि बिना काम के इतने दिन काम चला सके, जिनकी पूरी आजीविका जो है वो मजदूरी पे टिकी हुई है और वो मजदूरी उनको उस समय नहीं मिल रही थी। जो पहले भी काम किए थे कई लोग ऐसे थे वो भी पैसा उनको नहीं मिला। तो उस समय एक आइडिया आया कि ये थोड़ा समझा जाए कि लोग इन दिनों अभी किन चीजों में लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे अपने घर को चला रहे हैं, उनकी आजीविका कैसे चल रही है, किस तरह के क्राइसिस वो झेल रहे हैं। खाने पीने का एक एक संकट तो था ही था, उसमें कुछ कुछ जगह से मदद हो रही थी, पर वो क्या सब लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, इसमें सरकारी गैर सरकारी सब तरह के लोग उसमें मदद कर रहे थे। पर दूर दराज क्षेत्रों में क्या स्थिति है वहां पे भी उनकी जानकारी में, क्योंकि लोग निकल नहीं पा रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन के कोई साधन नहीं थे, तो उनकी जानकारी कैसे लोग सरकार तक पहुंच रही है, उन तक वो सामग्री पहुंच रही नहीं पहुंच रही। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी कि बीमार होने पे लोग क्या कर रहे हैं, या जो और भी कई तरह की जो जरूरतें होती हैं, जो नॉन फूड जो जो जरूरतें हैं, उनके लिए कहाँ से पैसा ले रहे हैं, क्या क्या अभी पूरा सिस्टम चल रहा है, वापस जाने के बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए हमने दक्षिणी राजस्थान के जो 4-5 जिले हैं उनके लोगों से उन सर्वे किया और उसमें लगभग 450 लोगों से ये जानकारी टेलीफोनिक और कई जगह जहाँ संभव हो सका जहाँ जाके सीधा मिलके जानकारी इकट्ठा की। तो ये किस किस तरह की फाइंडिंग्स आई, लोगों ने उस समय क्या कोपिंग मैकेनिज्म अपनाया, क्या आसपास की चीजों में वो रहे, क्या उनकी स्किल्स का यहाँ पे फायदा मिला, है ना, कि किस तरह के कामों में वो इंगेज रहे, क्या उनको जैसे कहते हैं ना, जैसे खेती में हमेशा अनगाइडेड रोजगार रहता है, तो उस समय एक स्किल्ड आदमी को यहाँ पे क्या काम मिल रहा था, क्या उसकी योग्यता के अनुसार था, जो मजदूरी मिल रही थी क्या वो उसकी योग्यता के अनुसार थी। तो इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए हमने सर्वे किया था। तो एक तो अच्छी बात है, धन्यवाद हमारी पूरी टीम को, सभी लोगों को जिन्होंने ऐसे संकट के समय में ये समय निकाला और ये लोगों से जानकारी इकट्ठा की, और विकास जिन्होंने पूरी इस आंकड़े को जो उसको रूप रिपोर्ट का रूप प्रदान किया, तो विकास को भी धन्यवाद। और विकास अभी हमारे सामने एक तो उसकी कुछ जो की फाइंडिंग्स क्या है वो हमारे सामने रखेंगे कि इस पूरे जो सर्वे है इसमें किस तरह की जानकारी हमारे सामने आई है। एक मिनट, अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, मैं उनको, तो हमने जस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टार्ट कर दिया है इसका। और अभी हम इसके जो जो पूरा सर्वे हुआ है जिसमें हम थोड़ा ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे जब प्रवासी अपने गांव में थे और लंबा समय हो गया था बिना काम के, तो उनकी स्थितियां क्या थी। ठीक है, और ये जो सर्वे है वो अप्रैल और मई के महीने में ये हुआ है। तो आंकड़े पीक जो लॉकडाउन का पीक पीरियड था उस टाइम के हैं, हालांकि उसको रिलीज होने में थोड़ी देर हुई, पर जो स्थितियां हैं उस समय क्या थी और अभी की स्थितियां में भी थोड़ा सा हम जो चर्चा करेंगे उनमें थोड़ी ये देखने की कोशिश करेंगे कि उसके बाद की जो स्थितियां हैं या अब हम क्या देख रहे हैं, वापस जो कहते हैं न्यू नॉर्मल है वो किस तरह का न्यू नॉर्मल है। ठीक है, उसी चीज पे जाएंगे। तो मैं अब इनवाइट करूंगा विकास को कि जो रिपोर्ट है ना, उसकी की फाइंडिंग्स क्या है वो हमारे सामने रखें। विकास। सबसे पहले सभी को धन्यवाद। संतोष जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस रिपोर्ट को के पीछे हमारी क्या मंशा रही थी उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से हम सभी के साथ साझा किया। तो मेरा नाम विकास कुमार है और मैं आजीविका ब्यूरो से लगभग 4-5 महीने से जुड़ा और मैं पूरी आजीविका ब्यूरो की टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ और मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि मुझे इस स्टडी के ऊपर काम करने का मौका मिला। और इसमें एक खास बात ये है कि हमने ये जो स्टडी जो किया था ये लॉकडाउन के पीक टाइम पे, जैसे कि संतोष जी बता रहे हैं कि हमने अप्रैल मई के दौरान में किया था जब पूरी तरह से पूरे देश भर में काफी कड़े तरीके से एक लॉकडाउन की जो लॉकडाउन को इम्पोज किया गया था।
तो ये हमारे पूरी टीम जो आजीविका ब्यूरो में जिन्होंने इस काम को अंजाम देने में सपोर्ट किया, जो मदद किया, वो सभी बधाई के पात्र हैं और उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन सब के कारण ही हम स्टडी को हम आज आप सबके सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि हमारे लिए स्टडी क्यों महत्वपूर्ण थी। संतोष जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमको ये बता दिया कि हम लोग को ये क्यों जरूरत पड़ा कि हम इस स्टडी को करें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की स्थिति भारत में एकदम से एक खतरनाक रूप लेने लगी, तो लॉकडाउन एकदम से सरकार की तरफ से इम्पोज कर दिया गया था। और इस इम्पोजिशन के कारण, इस अचानक लॉकडाउन आने के कारण कहीं ना कहीं वर्कर्स की स्थिति, जिनकी स्थिति बहुत पहले से ही काफी दयनीय होती है, जिनका जीवन हर दिन उनकी आमदनी पर निर्भर होता है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। तो ये जानना बहुत जरूरी हो गया कि ये क्राइसिस जो है वो किस प्रकार जो वर्कर्स हैं, हमारे जो माइग्रेंट वर्कर जो हैं, जो शहरों में काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति में क्या बदलाव लाए हैं, उनकी स्थिति किस प्रकार लॉकडाउन के दौरान रही। तो इस स्थिति को हमने जानने की कोशिश की और हम ये चाहते थे कि हम एक बार हम जानने की कोशिश करें कि मजदूरों की स्थिति एक्चुअली में अभी है क्या, और आने वाले टाइम में वो किस प्रकार अपने आप को इस स्थिति से बचाने के लिए किस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद जो इस स्टडी को करने का था वो था कि हम ये जानने की कोशिश करें कि वर्कर्स की एक्चुअल में स्थिति क्या है। हमने इस स्टडी का जो नाम दिया है वो है द पेरिल्स ऑफ बीइंग पुअर इन द एज ऑफ कोविड। तो हमारा मकसद बहुत क्लियर कट था इसमें कि हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि मजदूरों की लॉकडाउन के दौरान क्या उनकी स्थिति रही, क्या उनकी व्यथा रही, और उसको हम लोग थोड़ा भापने की कोशिश कर रहे हैं इस स्टडी के दौरान। तो हमारा अगर हम स्टडी को लेकर देखें तो मुख्य रूप से 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था कि हम लोग खासकर राजस्थान में काफी जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। तो खासकर हम साउथ राजस्थान की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो ज्यादातर ट्राइबल एरिया के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, 4-5 जो डिस्ट्रिक्ट है वो ट्राइबल एरिया से काफी पॉपुलेटेड है और इनकी जो स्थिति है बहुत दयनीय है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप से मार्जिनलाइज सेक्शन के रूप में देखे जाते हैं। तो हम लोग जानना चाहते थे कि ये जो सदर्न राजस्थान यानी कि दक्षिणी राजस्थान के जो सर्कुलर माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी क्या स्थिति है, और जो ये लॉकडाउन है उसने किस प्रकार इन वर्करों को इम्पैक्ट किया है। दूसरा हम ये जानना चाहते थे कि हम इस बात से बहुत अच्छे तरीके से परिचित थे कि वर्कर्स को कहीं ना कहीं जो सुविधा मिलनी चाहिए थी या जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी इस लॉकडाउन के दौरान वो शायद नहीं पाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं वर्कर्स को कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वाइव तो करना था। तो वर्कर्स ने किस प्रकार अपने आप को इस स्थिति से अपने आप को उभारने के लिए किस प्रकार के तरीके अपनाए, किस प्रकार का कोपिंग मैकेनिज्म अडॉप्ट किया, ताकि वो इस जो भयावह स्थिति जो उनके जीवन में जो आई है उससे वो लड़ सके। तो हमारा दूसरा मुख्य उद्देश्य यही था कि हम जान सके कि वर्कर्स ने किस प्रकार के तरीके यानी कि कोपिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल किया है, ताकि वो वर्कर्स जो लॉकडाउन के कारण प्रभावित थे उससे वो लड़ सके। तीसरा कारण हमारा तीसरा मुख्य उद्देश्य हमारे इस स्टडी का ये जानना था कि हम ये जानते थे कि हम एक बात जो काफी क्लियर हमें नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन की जो स्थिति है बहुत भयावह होने वाली है और उनके लिए इस लॉकडाउन के नुकसान से उबर पाना बहुत मुश्किल होगा। और क्योंकि ज्यादातर जो वर्कर्स हैं शहर में टिक नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास काम का जो सुविधा है वो मौजूद नहीं थी, तो वापस घर की ओर लौट रहे थे, लेकिन घर पे उनका काम उतना मौजूद था नहीं। तो हम जानना चाहते थे कि किस प्रकार माइग्रेंट्स वर्कर उनकी आने वाले भविष्य में उनकी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि ये जो लॉस जो हुआ है, ये जो नुकसान जो हुआ है, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इससे उभर पर आना, इवन की वर्कर्स की अगर बात करें तो बहुत अलग बात है। यहाँ पे जो बड़े बड़े जो मालिक हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल बात है कि यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स की तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। तो हम इस
स्टडी से जानना चाहते थे कि क्या उनका वर्कर्स का क्या फ्यूचर स्ट्रेटेजी है, क्या उनकी रणनीति है भविष्य में इस नुकसान से उबर पाने की कोशिश में। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि हमारी क्या रणनीति रही और हमारा क्या तरीका हम लोगों ने इस स्टडी को करने में अपनाया। तो सबसे पहले जो स्टडी है ये हमने लगभग 426 माइग्रेंट वर्कर्स, सर्कुलर माइग्रेंट वर्कर्स, जो कि राजस्थान के साउथ राजस्थान के 5 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये वर्कर्स जो हैं राजस्थान में हमारे सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये 4-5 जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं साउथ राजस्थान, जो कि ट्राइबल एरिया के रूप में जाने जाते हैं, वहां से माइग्रेंट वर्कर थे जिनके साथ हमने ये स्टडी किया है। ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ये अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो माइग्रेंट वर्कर्स जो हमारे स्टडी में शामिल हुए हैं, ये माइग्रेंट वर्कर्स ज्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटका के जो बड़े बड़े शहर में वहां पे अलग अलग कामों में कार्यरत थे। दूसरा, इस स्टडी को करने के लिए क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति थी तो हम पूरी तरह से टेलीफोनिक इंटरव्यू पर भी डिपेंडेंट थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब वर्कर्स वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे तो हम कहीं ना कहीं हमारा एक पहले का एक हम क्योंकि हमारा एक वहां पे ऑफिस है तो कहीं ना कहीं हम कुछ केसेस में हम फील्ड विजिट भी कर पाए इस स्टडी को करने के लिए। लेकिन जब हम फील्ड विजिट कर रहे तो हम इस बात का पूरा ध्यान रख रहे थे कि जो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बारे में उसको हम लोग ध्यान में रख के हमने कुछ फील्ड विजिट भी किए। तो इस स्टडी को करने के लिए मुख्य तौर पर हमने टेलीफोनिक सर्वे और फील्ड विजिट दोनों का सहारा लिया। जहां तक बात है इस स्टडी में हम किस प्रकार के वर्कर्स को हमने साथ में लिया था स्टडी करने के लिए, तो इसमें हम लोगों को एक बहुत क्लियर कट जो हमारे सामने एक जो पिक्चर आ रही थी कि ज्यादातर वर्कर्स जो थे वो अनस्किल्ड लेबर के रूप में काम करते थे अलग अलग शहरों में। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, अगर वर्क सेक्टर की बात करें तो ये वर्कर्स ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्कर में ही काम करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री हैं जैसे फैक्ट्री वर्कर, रसोई वर्क और भी इवन की एग्रीकल्चर वर्क, स्टोन का काम। तो ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं इसमें वर्कर्स कार्यरत थे। इस स्टडी की एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हम साउथ राजस्थान की, जो मैं बार बार यहाँ पे एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि साउथ राजस्थान वो इलाका है जो राजस्थान में सबसे ट्राइबल पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है, जहाँ पे जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उनकी जो संख्या है बहुत अधिक है। और ये जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं हमारी जो पिछले 50-60 साल की जो सरकार की जो रणनीति रही है, खासकर उद्योगों को बढ़ावा देने की जो कोशिश जो रही है, उसके कारण कहीं ना कहीं इनका जो ट्रेडिशनल जो पेशा है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हुआ है। और जिसके कारण कहीं ना कहीं ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको अपना उनका जो ट्रेडिशनल जो पेशा है उसको छोड़कर गांव से उनके अपने ट्राइबल एरिया से बाहर आकर काम करने की जरूरत पड़ी। और इसी कारण कहीं ना कहीं और ज्यादा मार्जिनलाइज हो जाते हैं। तो मिला जुला कि ये हमारी 3-4 बड़े बड़े तरीके थे जिसके बिना पे हमने इस स्टडी को अंजाम दिया। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी बड़ी बड़ी मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं। यहाँ पे हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि कौन से बड़ी बड़ी मेजर फाइंडिंग्स हैं। इसके अलावा जो छोटी मोटी फाइंडिंग्स जो हैं, आप लोग जब हमारा रिपोर्ट रिलीज होगा तो आप उसमें भी आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे कोशिश ये की गई है कि हम बड़े बड़े जो फाइंडिंग्स है उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा चर्चा करें। तो सबसे बड़ी और सबसे मेन फाइंडिंग जो हमारे इस स्टडी की रही है वो रही है कि लॉकडाउन के अचानक लागू करने के कारण जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो कि रोज के काम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उनका सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है वो है उनका काम का लॉस। हालांकि और भी बहुत सारी स्टडी जो अभी तक जो की गई है उसमें ये जो चीजें, ये जो फाइंडिंग्स है बहुत उभर कर आई है क्योंकि लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से काम का मिलना पूरी तरह से शहरों में खत्म ही हो गया था। तो हमारे भी इस स्टडी में एक बहुत
बहुत साफ तौर पर नजर आ रही है कि जो वर्कर्स जो हैं, जो कि रोज अपने आमदनी के लिए, रोज डेली वेज के लिए वो रोज के काम पर निर्भर होते हैं, चाहे नाका की बात कर रहे हैं या फिर बाकी की अलग काम की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो निर्भरता है वो रोज के काम पर था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति आई तो कहीं ना कहीं वर्कर्स की जो काम की जो स्थिति थी वो पूरी तरह से डूब गई। वहां पे पूरी तरह से वर्कर्स की स्थिति पूरी तरह से खराब होती हुई नजर आई। हम अगर अपने कुछ आंकड़ों की बात करें तो इसमें एक बहुत क्लियर तौर पर दिख रहा है कि लगभग वर्कर्स, क्योंकि ये स्टडी हमारा अप्रैल और मई के महीने में हुआ था, तो वर्कर्स लगभग 1 दिन से लेकर 100 दिन तक बिना रोजगार के घर में बैठे हुए थे। दूसरी अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 82% वर्कर यानी 82% वर्कर्स इस बात को कहते हैं हमारे स्टडी में कि उनके पास 29 से लेकर 56 दिन तक ऑन एन एवरेज उनके पास काम मौजूद नहीं था। यानी कि हम इस आंकड़ों से बहुत साफ नजर आ रहा है कि जब लॉकडाउन की स्थिति हमारे देश में जब लागू की गई तो शहरों में वर्कर्स की जो काम की स्थिति है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई और लोगों के पास काम मौजूद नहीं था। इसमें एक चीज और जो मैं यहाँ पे जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि काफी सारे जो वर्कर्स हैं, खासकर सर्कुलर माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, वो होली की जो त्योहार है उसके कारण और इसके अलावा भी बहुत अन्य अपने कामों के कारण गांव को वापस लौट गए थे, जो उस समय लॉकडाउन की स्थिति कुछ ऐसी नजर नहीं आ रही थी। तो जब वो घर की ओर वापस लौट गए, चाहे होली की बात थी या अपने कामों को लेकर, तो उनके लिए ये वर्क का लॉस बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि वो पहले से ही काम को छोड़कर गांव में किसी कारणवश गए थे, तो उनके लिए वर्क लॉस एक ज्यादा था कंपेयर टू जो लोग जो लॉकडाउन के बाद ये अपने घर की ओर लौटे थे। दूसरा बड़ा फाइंडिंग, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम उस माइग्रेंट वर्कर की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि जिसका निर्भरता जो है प्रतिदिन काम के मिलने के ऊपर आश्रित होता है, तो अगर उनका प्रतिदिन अगर काम नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उनका जो डेली जो इनकम है, उनका जो डेली जो आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत सीधी सी बात है कि वो भी इससे प्रभावित होगी। तो इस स्टडी में हमने काफी बहुत साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि जब लॉकडाउन की स्थिति शुरुआत हुई, यानी कि जब मार्च में जब लॉकडाउन जब लगाया गया, तो लगभग 5% जो वर्कर हैं वो कहते हैं कि उनके पास पैसा बिल्कुल था ही नहीं। ठीक दूसरे आंकड़े की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब ये स्टडी कंडक्ट किया जा रहा था अप्रैल के आखिरी कुछ दिनों में, तब वर्कर्स का कहना है कि 57% जो वर्कर है वो ये कह रहे थे कि उनके पास एक भी पैसा है ही नहीं, जीरो अमाउंट। तो हम इस फाइंडिंग से बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि क्योंकि वर्कर्स को काम जो उनको मिलता था शहर में वो पूरी तरह से बंद हो गया था, तो उसका सीधा प्रभाव उनका जो इनकम जो था रोज का उनका जो डेली इनकम था वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ। और बाई अप्रैल महीने के खत्म होने तक वर्कर्स की स्थिति ये थी कि आधा से ज्यादा जो वर्कर हैं उनके पास कोई पैसा बचा ही नहीं था। वर्कर्स की जब हम बात करते हैं तो उनके लिए एक खाने का जो मुद्दा है एक बहुत बड़ा एक सवाल होता है, क्योंकि वर्कर्स जो हैं वो उनके पास कोई एक सेविंग नहीं होती है, या फिर उनकी स्थिति ऐसी होती है कि उनको रोज खाना खरीदना होता है, और रोज खाना खरीदने के लिए उनका जो मेन जो निर्भरता होता है उनके रोज के काम काज के ऊपर। क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोगों के जो काम काज है पूरी तरह से तबाह हो गया था, उनकी पूरी तरह से जो काम की जो स्थिति है पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, तो उनका जो इनकम लेवल है, उनका जो आर्थिक जो स्थिति वो भी बहुत घटने लगी। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एक समस्या था, क्योंकि जिस वर्कर्स की बात कर रहे हैं, तो जिस माइग्रेंट वर्कर की बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा पॉपुलेशन है हमारे शहर में जिनके पास किसी भी प्रकार की दस्तावेज नहीं होता। और दस्तावेज में हम अगर बात करें तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज खासकर लॉकडाउन के दौरान जो हमारे सामने जो उभर कर आई वो होती राशन, क्योंकि लोगों के पास राशन कार्ड की जो सुविधा जो शहरों में मौजूद नहीं थी, तो उनके लिए ये लॉकडाउन के दौरान शहर में अपना जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इस स्टडी में हम बहुत साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगभग 30% वर्कर ये कहते हैं कि उनके पास जो वर्कर जो है कहीं ना कहीं उनका जो स्थिति जो था वो बहुत दयनीय था, क्योंकि लॉकडाउन एकदम से हुआ, और लॉकडाउन एकदम से होने के कारण काफी सारे जो वर्कर्स हैं
वो कहीं ना कहीं अपना जो पैसा जो है वो वापस अपने मालिकों से ले नहीं पाए। तो एक बहुत बड़ी फाइंडिंग जो हमारी इस स्टडी की जो सामने आई है कि लगभग 30% वर्कर इस बात को कहते हैं कि उनका जो जो डेली बेस था, यानी उनका जो जो पेमेंट जो था, उनके जो मालिक थे उनके पास अटक गया, वो उससे वापस ले नहीं पाए। और ये एक बहुत बड़ा फाइंडिंग्स है हमारे वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर हम अमाउंट को देखें तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट जो पेंडिंग जो है वर्कर्स का आप उनके मालिकों के ऊपर, ये रेंज करता है 500 से लेके 50,000 के ऊपर तक, जिसमें 36% जो ऐसे हैं जिसमें डेली वेजर हैं, जो ये कहते हैं कि उनका 1100 से लेकर 3,000 रुपए तक उनका बकाया रह गया है, मकान मालिक बकाया रह गया उनके मालिकों के ऊपर। तो हम ये जानते हैं कि ये वो वर्कर हैं जिनका पूरा का पूरा जीवन उनके डेली के इनकम के ऊपर निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं ये पैसों का बकाया रहना ये उनके लिए बहुत बड़ा एक इशू था, बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि अगर इस पैसों को उनको पे कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं उनके लिए इस लॉकडाउन की स्थिति से जूझना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता। तो क्योंकि ये जो लॉकडाउन की जो स्थिति है एक बहुत ही एक भयानक रूप से जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स की जो स्थिति है शहरों में एक भयानक स्थिति के रूप में उभर कर आई। तो कहीं ना कहीं पूरी तरफ से एक पूरा जो अटेंशन है, पूरी हम मीडिया की बात करें या फिर यहाँ पे सरकार की भी बात करें, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अटेंशन ये जो माइग्रेंट वर्कर का जो एक सेक्शन है इसके ऊपर गया। और इसके बाद बहुत सारे इसमें हमारे पास स्कीम सरकार की तरफ से लागू किए गए, उसकी तरफ से काफी सारे मदद की गुहार भी लगाने के बाद काफी सारे स्कीम सरकार की तरफ से लागू किए गए। लेकिन जब हम इस स्टडी की बात करते हैं तो जब इस स्टडी में हमें ये देखने को मिला कि आत्मनिर्भर या फिर बड़े बड़े पैकेजेस जो है सरकार ने जो लागू किए थे वो कहीं ना कहीं काफी असरदार साबित नहीं हुए। जो वर्कर्स की जो हम बात कर रहे हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पास ये जो रिलीफ पैकेज जो हुए थे, जो लागू किए थे सरकार की तरफ से, वो कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये जो माइग्रेंट वर्कर हैं एक हमेशा मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ताकि वो अपने आप को सरवाइव कर सके, ताकि वो उस प्रकार का जॉब कर सके। और उनके पास इस मूवमेंट के कारण उनके पास कोई स्थायी दस्तावेज नहीं होता है। और कहीं ना कहीं स्थायी दस्तावेज की बात नहीं करते, इसके अलावा कहीं ना कहीं उनका जो रिकॉग्निशन है, जहां तक उनका जो एक जो रिकॉग्निशन एक जो हम कहते हैं कि उनकी जो पहचान है कहीं ना कहीं वो शहर में खो जाती है। और वो इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हमें इस दौरान देखने को मिला जब सरकार की तरफ से काफी सारे स्कीम लागू किए गए। तब बहुत सारे जो वर्कर्स है कहीं ना कहीं इस स्कीम और उसके जो पैकेजेस है कहीं ना कहीं उसका जो लाभ नहीं उठा पाए। हमारे इस स्टडी के दौरान जो हमें जो आंकड़े जो सामने जो नजर आए, उसमें ये देखने को मिला कि लगभग 38% यानी कि 38% वर्कर्स जो हैं उनको फूड और राशन की जो सुविधा है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही थी वो उनको मिल नहीं पाई। इसके अलावा 44% यानी कि 44% वर्कर्स ये कहते हैं कि सरकार की तरफ से उनको किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक हेल्प उनको मदद नहीं मिल पाई। तो ये स्थिति बयां करती है कि सरकार बार बार इस बात को कह रही थी कि हम जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो उनकी स्थिति है उनसे अवगत है, उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इस स्टडी से बहुत क्लियर कट नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो जरूरत थी उस हिसाब से सरकार वर्कर्स की जो स्थिति है उसको ढंग से कहीं ना कहीं जितनी मात्रा में जरूरत प्रोवाइड करने की जरूरत थी कहीं ना कहीं वो उस मात्रा में वर्कर्स के पास पहुंच नहीं पाई। अगर हम थोड़ा सा अगर विश्लेषण करें कि कितना अगर हम जो, क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं कि 44% वर्कर्स हैं जिनको फाइनेंशियल हेल्प मिला, लेकिन जिनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिला, लेकिन जिनको फाइनेंशियल हेल्प मिला उनका भी जो अमाउंट है, जो फाइनेंशियल हेल्प जो मिला वो बहुत कम है। आप देख सकते हैं कि जो 34% जो वर्कर है उनको सिर्फ 500 रुपए की जो आर्थिक मदद प्रोवाइड की गई। तो इतने बड़े लॉकडाउन में अगर हम अप्रैल तक की बात कर रहे हैं तो 500 रुपए एक बहुत छोटा आमदनी, बहुत छोटा सा एक आर्थिक मदद होता है।
तो कहीं ना कहीं जो अगर हम आर्थिक रूप से बात करें या फिर हम फूड के टर्म्स में बात करें या फिर राशन के टर्म्स में बात करें, कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाई मजदूरों को उनको प्रोवाइड कर पाने में। दूसरा, जैसे कि मैंने पहले भी एक इस बात को छेड़ा था कि कहीं ना कहीं वर्कर्स के लिए एक स्थिति बहुत भयावह शहर में इसलिए हो पाएगी क्योंकि उनके लिए जो मूलभूत जो आवश्यकताएं जो शहर में होती हैं उसको पूरा करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में उनको मुहैया कराई नहीं जाती है। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हम लॉकडाउन के दौरान देखा जा सकता है कि जो लगभग जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स जो काम कर रहे थे उनके पास किसी भी प्रकार का दस्तावेज मौजूद नहीं था। और क्योंकि उनके पास दस्तावेज मौजूद नहीं था, एक बहुत बड़ा एक समस्या के ऊपर में उभर कर आया, क्योंकि जो ज्यादातर जो पैकेजेस या रिलीफ पैकेजेस जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई थी वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के बिना पे दी जाती थी। लेकिन ये जो सर्कुलर माइग्रेंट वर्कर की जो हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी स्थिति बहुत खराब है क्योंकि इनके पास कोई दस्तावेज शहर में मौजूद होता नहीं है। दूसरा, क्योंकि ये लोग काफी मूवमेंट करते रहते हैं गांव से शहर के बीच, तो इनके बारे में एक अनुमान भी बहुत अच्छे तरीके से लगाया नहीं जा सकता है क्योंकि इनका एक हमारा कहीं ना कहीं वो डेटा कहीं ना कहीं हम उसको वो डेटा के ऊपर हम कहीं ना कहीं उस एनिमरेशन को हम कभी हम इसको लाइक कॉन्सेप्चुअलाइज कर नहीं पाए हैं। तो उसका उसका जो 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 प्रभाव है वो हमें लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला कि लगभग 33% वर्कर जो हैं जो 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 शहर में जो रह रहे थे उनको पीडीएस की जो राशन जो मुहैया जो कराई जा रही थी सरकार की तरफ से वो उनको नहीं मिल पाई। इसमें हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि 30 की बिना 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 दस्तावेज के वर्कर्स को उनको राशन की जो 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 सपोर्ट है वो दिलाया जाएगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर बिना बिना अगर बिना अगर दस्तावेज के भी अगर उनको राशन प्रोवाइड करने की स्कीम जारी किया गया, उसके बाद भी लगभग 33% वर्कर है उनका राशन नहीं मिल पाया। तो इससे हमें समझ में आती है कि कितनी दयनीय स्थिति है वर्कर्स की कि जिनके लिए ये जो स्कीम जो बिना किसी दस्तावेज के भी किया गया, बिना किसी दस्तावेज के भी उनको ये राशन की जो सुविधा है वो मुहैया कराई गई, तब भी जो काफी बड़ा जो वर्कर्स का जो सेक्शन है वो इस लाभ से वंचित रह गया। तो कहीं ना कहीं ये हमें जो व्यथा है वर्कर्स की लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के कारण जो जो उभर कर आई है वो हमें कहीं ना कहीं ये जो फाइंडिंग्स है वो इस बात को दर्शाती है। तो जैसा कि हम यहाँ पे हम लोग इस बात को मतलब समझ चुके हैं, इस बात को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं माइग्रेंट वर्कर्स जो शहर में जो रह रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ा एक समस्या के रूप में उभरी, क्योंकि उनके पास जो काम का जो जरिया था वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। काम का जरिया गायब होने के कारण उनकी जो आर्थिक जो स्थिति है वो खराब हो रही थी, और आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी तो जिसका पूरा का पूरा जो 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 मेन जो उनको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उभर कर आया था वो था सर्वाइवल का। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे शहर में, और उसके बाद फिर उनको कहीं ना कहीं ज्यादातर जो वर्कर्स हैं कहीं ना कहीं वो वापस अपने गांव की तरह लौटने लगे, क्योंकि उनको उस स्थिति में अपने उस शहर में रहना उनको ये सही नहीं लगा। और उनके हिसाब से फिर कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं उनको खुद से एक तरीका इजाद करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको खुद से अपने कुछ तरीके लाने पड़ेंगे ताकि वो अपने आप को सर्वाइव करे। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वो इस बात को भाप रहे थे कि उनकी जो स्थिति है बहुत खराब है शहर में, उनको कोई जानता नहीं है और उसके कारण वो और इंतजार नहीं कर सकते हैं सरकार के ऊपर या लोगों के ऊपर कि वो उनको आकर सपोर्ट करें और उनको मदद करें उनको इस समस्या से उबरने के लिए। इसलिए माइग्रेंट वर्कर्स ने अपने ही तरीके इजाद करने लगे ताकि वो इस भयावह स्थिति से बाहर निकल सके। तो हम इस सेक्शन में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से तरीके थे, वो कौन से कॉपिंग मैकेनिज्म थे जो माइग्रेंट वर्कर्स ने अपने लॉकडाउन के दौरान अपने आप को जीवित रखने के लिए अपनाए। तो सबसे बड़ा जो जो कॉपिंग मैकेनिज्म जो हमें हमारे सामने जो स्टडी में जो निकल कर आता है कि अपने आप को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर है वो रोज के जो उनकी जो कमाई है उसके ऊपर निर्भर करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो उनको रोज का काम मिले। अगर उनको रोज का काम नहीं मिलता तो फिर उनके लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति ने उनको रोज के काम से कहीं कहीं वंचित कर दिया था, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो गया था कि वो अपने आप को सर्वाइव करें। और इस स्थिति में माइग्रेंट वर्कर ने एक सबसे बड़ा जो तरीका जो उनके सामने नजर आया वो था उधार लेने का, यानी कि बोरोइंग। तो माइग्रेंट वर्कर्स जहां तक इस स्टडी की बात यहाँ पे हो रही है, इसमें हम काफी साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगभग 48% वर्कर यानी कि 48% वर्कर्स ने कैश और काइंड में लोगों से उधार मांगा ताकि वो अपने आप को सरवाइव कर सके। जब हम बात कर रहे हैं उधार, तो इसमें दोनों प्रकार के उधार शामिल हैं। इसमें कैश यानी कि नगद में भी उन्होंने कुछ पैसे लिए, और क्योंकि यहाँ पे बात फूड की भी उनकी बहुत स्थिति खराब थी, तो काफी सारे लोगों ने काइंड में यानी कि वस्तुओं में भी उधार लिए। अगर हम पैसों की बात करें तो ये जो अमाउंट है एक बहुत बड़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 59% जो वर्कर है यानी कि 59% जो वर्कर्स हैं जिन्होंने उधार लिया, उन्होंने 600 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक का उधार लिया। 9% वर्कर जो है उन्होंने 4000 से 5000 रुपए का उधार लिया, और 6% ऐसे वर्कर हैं जिन्होंने 9000 रुपए से ज्यादा का उधार लिया। हम जब इस स्टडी को हम आंकड़ों को देख रहे तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये आंकड़े अप्रैल और मई के दौरान लिए गए हैं, जब सिर्फ लॉकडाउन को सिर्फ 2 महीने हुए थे। और दूसरी चीज, हमें एक चीज और ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये जो अमाउंट है, जो इन्होंने बोरोइंग का जो अमाउंट है, बहुत वर्कर्स, हम उन वर्कर्स की बात कर रहे हैं जिनकी डेली वेज की इनकम 200 से 400 रुपए के बीच में है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था जो इन्होंने वर्कर्स ने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए लिया, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था, तो वे इसके ऊपर डिपेंडेंट थे। लेकिन इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये स्थिति जब वर्करों के पास काम मौजूद नहीं था अप्रैल के महीने में, तो आज जबकि 5-6 महीने और गुजर चुके हैं, जब वर्कर्स के ऊपर और काम मौजूद नहीं है, तो उनकी स्थिति अब और कितनी भयानक होगी, ये हम बस इमेजिन कर सकते हैं। तो दूसरी चीज एक और हमें इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि ये एक बहुत पुराना एक रिश्ता है। अगर कहीं ना कहीं बात करें कि एक हमारे देश में एक दास्ता प्रणाली की एक पुराना व्यवस्था है, जिसमें वर्कर्स कहीं ना कहीं जब उधार लेने की प्रक्रिया में फंस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा के पूरा जो जीवन है उनका एक दास्ता में गुजार देते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने उभर कर आएगा कि कैसे ये उधार का जो एक नई प्रक्रिया जो उभर कर आई है, एक सर्वाइवल को वर्कर्स के सर्वाइवल को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में वर्कर्स के सामने और बाकी लोगों के सामने एक चुनौती के रूप में आने वाले टाइम में नजर आएगा। दूसरी बड़ी जो एक हमारी जो फाइंडिंग, जो इसमें कोपिंग मैकेनिज्म जो वर्कर्स ने जो अपनाया इस लॉकडाउन के दौरान, वो था कि क्योंकि उन्होंने अपना जो उनका रोज का जो खर्चा था उसमें उन्होंने कटौती की, क्योंकि उनके पास आर्थिक रूप से उनकी जो स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, और वो पहले से ही उनको कोई सपोर्ट सरकार की तरफ से मुहैया कराई नहीं जा रही थी, और क्योंकि वो शहर में मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं वे इस बात को लेकर मजबूर हो गए कि उनकी जो दिन प्रतिदिन की जो खर्चे हैं उसमें कटौती की जाए। तो आप इसमें बहुत साफ तौर पे देख सकते हैं कि 92% यानी कि 92% वर्कर्स जो हैं उन्होंने अपने खाने पीने की जो सामग्री उसमें कटौती की। और इसमें अगर हम कटौती की बात करें तो उसमें 55% जो कटौती है वो उनके फूड और वेजिटेबल में किया गया। बाकी 21% जो कटौती है वो उनके इसेंशियल सामग्री और राशन के सामग्री में किया गया, जो कि कोविड-19 की जो भयावह जो समस्या है उसको देखते हुए एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज कि अगर लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम अगर मजबूत नहीं होगी तो उनके लिए ये कोविड-19 एक बहुत भयानक रूप ले सकता है। तो ये बहुत साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है कि जो दूसरा जो कोपिंग मैकेनिज्म जो वर्कर्स ने जो अडॉप्ट किया था वो था कि उनकी जो खर्चे थी उसमें उन्होंने कटौती की। तीसरा एक बहुत बड़ा जो हमारा एक जो फाइंडिंग जो हमारी स्टडी में उभर कर आया है कि जब बात सपोर्ट की थी तो वर्कर्स ने किस प्रकार अपने आप को इस भयावह स्थिति से निकलने के लिए किस प्रकार के कोपिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल किए। तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज जो उभर कर आई कि जो वर्कर्स हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा कुछ सोर्स उपलब्ध नहीं था शहर में, तो वे अपने जो उनका जो सोशल कैपिटल है, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा अपनी निर्भरता दर्शाई। तो हमें इसमें बहुत साफ तौर पर नजर आया कि क्योंकि उनको सपोर्ट
क्योंकि उनके पास काम की स्थिति जो उनकी खराब हो रही थी, सरकार की तरफ से कोई पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो वर्कर्स जो है पूरी तरह से जो उनका जो सोशल कैपिटल जो है, उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो उनका जो सोशल इनफॉर्मल जो उनका जो सपोर्ट है, उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो गए, चाहे वो बात हो कैश और काइंड में एक सपोर्ट लेने की, या फिर काम करने की बात हो, या फिर बाकी अन्य चीजें की बात हो। तो कहीं ना कहीं एक तीसरा बड़ा कोपिंग मैकेनिज्म जो वर्कर की तरफ से उभर कर आया है, वो है उनकी निर्भरता उनके सोशल कैपिटल के ऊपर। तो अब हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टडी में हमें क्या नजर आ रहा है। कि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो वर्कर की जो स्थिति है बहुत खराब है, और उनकी नुकसान की अगर बात करें तो बहुत उनका नुकसान हुआ है आर्थिक रूप से, वो कहीं ना कहीं बहुत जो सक्षम नहीं रह गए हैं। और दूसरी तरफ अगर वर्कर की सपोर्ट की भी बात करें तो उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो उनकी एक क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि लॉकडाउन का जो 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 प्रभाव है वो बहुत ही बुरा प्रभाव रहा है, और ये सिर्फ प्रभाव सिर्फ छोटे छोटे वर्कर्स के ऊपर नहीं, इवन कि जो बड़े बड़े जो मालिक जो रहे उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव है। तो छोटे वर्कर्स की बात करें तो उनकी स्थिति तो और भयावह हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस सेक्शन में जानने की कोशिश करेंगे कि वर्कर्स ने वो क्या रणनीति अपनाई है, और या उनका आने वाले भविष्य में उनका एक क्या रणनीति है कि वो कैसे ये जो समस्या जो उभरी है लॉकडाउन से, उसको कैसे डील कर पाएंगे। तो इस सेक्शन में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो पहली चीज जो हमें सामने नजर आई कि वर्कर्स का एकमात्र जो ऑप्शन जो बचा हुआ था कि जिससे वो इस लॉकडाउन की जो नुकसान हुआ है इससे भरपाई की जा सकती, वो था कि उनको शहर में वापस लौटना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि 69% जो वर्कर्स हैं वो उन्होंने इस बात को कहा कि उनके पास गांव में रहकर, यानी कि उनके अपने होम टाउन में रहकर कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, प्लस में गांव में उनको कोई काम मौजूद नहीं है। तो ज्यादातर वर्कर्स यानी कि 69% वर्कर्स का ये रणनीति है कि वे वापस शहर में जाएंगे और वहां पे काम की तलाश करेंगे। तो आप जैसे कि अभी हम देख ही रहे हैं कि आने वाले टाइम पे धीरे धीरे वर्कर्स जो है वो वापस से शहर में पलायन करने लगे हैं, और उसके बाद काम की तलाश में भटकने लगे हैं। हालांकि ये अलग बात हो रही है कि जब वापस वर्कर्स शहर में मौजूद लौट रहे हैं तो उनके लिए अलग प्रकार की समस्याएं उभर रही है, चाहे काम को लेकर बात कर रहे हैं, या फिर उनके खाने की लेकर बात कर रहे हैं, या फिर उनके जो वेज की बात कर रहे हैं, तो अलग प्रकार की समस्या है। लेकिन इस स्टडी में वर्कर्स ने हमें ये एक संकेत दिया कि जो ज्यादातर जो वर्कर्स हैं वो शहर में वापस लौटना चाहते हैं। विकास, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, मतलब काफी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, पर हमें थोड़ा समय का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 5 मिनट में इसको फिनिश करता हूँ। दूसरा एक बड़ा जो हमारा जो फाइंडिंग था कि जब हमने बातचीत की कि हमने जानने की कोशिश की कि क्या वर्कर चाहते हैं, कि उनकी दूसरी क्या रणनीति है, तो दूसरा बड़ा जो रणनीति उनके सामने उभर कर आया कि 28% वर्कर जो है वो ये चाहते थे कि उनको एक न्यू स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान की जाए, ताकि अगर भविष्य में उनको इसी प्रकार की अगर कोई और चुनौती आती है तो इससे अच्छी तरीके से डील कर पाए। इसके अलावा भी बहुत अलग अलग प्रकार के उनके रणनीति थे, जिसमें बात आ रही कि वे कुछ आर्थिक रूप से सपोर्ट चाहते थे सरकार से, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। बाकी कुछ वर्कर्स जो है वो इस बात को एम्फसाइज कर रहे थे कि नरेगा में जो उनका जो काम है उसको ज्यादा बेहतर बनाया जाए। तो दूसरा जो मेन जो स्ट्रेटेजी जो वर्कर्स का उभर कर आया है वो ये था कि वर्कर्स कहीं ना कहीं जो आर्थिक जो उनका जो लाइवलीहुड का जो पोजीशन है उसको और मजबूत करना चाहते थे इस लॉकडाउन के जो टाइम पीरियड है उसको इस्तेमाल करते हुए। जल्दी से मैं दो बड़े जो मिथ जो वर्कर्स के सामने है इस स्टडी में, जो हमारे सामने जो उभर कर आए, उसको हम तोड़ते हुए जो दो फाइंडिंग है उसको मैं चर्चा करूंगा। पहली जो मिथ ये है कि वर्कर्स को ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वर्कर्स एक बहुत पुअर है, इलिटरेट है, उनको समझ नहीं है कि कोविड-19 की क्या क्या समस्याएं हैं, और जब वर्कर्स जब मूव कर रहे हैं, जब अपने गांव की तरफ वापस लौट रहे हैं, तो वे जो वायरस जो कोविड-19 का जो वायरस है वो कैरी करके उसको फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे फाइंडिंग में ये बहुत साफ तौर पर नजर आया जब हमने उनसे पूछा, जानने की कोशिश की कि अगर आप शहर में वापस लौटना चाहते हैं तो आपको क्या जरूरत है। तो आप फाइंडिंग्स में हमने बहुत साफ तौर पर देख सकते हैं कि वर्कर्स ने लगभग 37% वर्कर ने ये बात बोला कि वर्कर्स वापस शहर तभी जाएंगे जब उनको सेफ्टी किट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर की सुविधा मौजूद हो। तो इसमें बहुत
पर हमें नजर आया कि वर्कर्स को बैकवर्ड है, उनको समझ नहीं है और ये कोविड-19 के दौरान वायरस को फैला रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। वर्कर्स भी कहीं न कहीं इस बात को लेकर काफ़ी सजग हैं और इस बात से काफ़ी सक्षम हैं। उन्हें इस बात को पता है कि कोविड-19 की क्या-क्या समस्याएँ हैं और उसको डील करने के लिए उनके पास वो पूरी जानकारी मौजूद है। दूसरा एक और चीज जो हमें कोविड-19 के दौरान जो देखने के आया कि वर्कर्स, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत खराब हो रही थी लॉकडाउन के दौरान शहर में, तो वर्कर्स वापस अपने गांव की तरफ पलायन करने लगे। तो तरफ से इस बात को हाईलाइट किया गया कि कहीं ना कहीं वर्कर्स जो हैं वो वापस अपने घर में अपने जो उनके जो फैमिली मेंबर हैं उनसे मिलना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं वायरस को कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस बात यहाँ पे रीएम्फसाइज करना होगा कि वर्कर्स वापस गांव में इसलिए नहीं जा रहे थे कि सिर्फ उनको फैमिली से मिलना है। जी बिल्कुल, हम इस बात को मान सकते हैं कि फैमिली मेंबर उनका एक अभिन्न हिस्सा है क्योंकि उनका भी एक फैमिली है, लेकिन उससे बड़ा एक और कारण था कि उनकी जो स्थिति जो शहर में वो बहुत दयनीय थी। जो शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो उनको सपोर्ट नहीं करती और जहां हम गांव की बात करें तो गांव में उनका एक सोशल कैपिटल होता है जो उनको मदद कर सकता है सर्वाइव करने में, जो कि उनको शहर में मौजूद नहीं था। तो ये बात कहना कि गांव में सिर्फ वर्कर्स सिर्फ वो अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए जा रहे थे, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। उनका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि वहां पे उनको एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद था गांव में, जिसके कारण गांव में जो वर्कर्स हैं वापस जा रहे थे। आखिरी रूप में अगर हम कंक्लूजन अगर हम पूरे जो हमारी जो अगर हम कुछ एक समरी रूप में अगर कंक्लूजन के रूप में अगर हम देखना चाहें तो दो तीन चीजें जो हम देख सकते हैं। पहली चीज ये है कि अगर हम इस लॉकडाउन की स्थिति की को अगर हम देखें, पूरे वर्कर्स की स्थिति लॉकडाउन के दौरान देखें तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर जो है और जो कहीं ना कहीं जो स्टेट है, जो सरकार है, कहीं ना कहीं जो माइग्रेंट जो है उनको अपनी तरफ से जो उनको जो सुविधाएं जो मुहैया करानी चाहिए थी लॉकडाउन के दौरान, वो उस सुविधाओं को प्रोवाइड कराने में सफल हुए। वो सफल नहीं हो पाए वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने में और एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण अपने उनके जो इनफॉर्मल और जो सोशल नेटवर्क है उनके ऊपर रिलाई करना पड़ा और इसके कारण उनके अपने खुद के तरीके उन लोगों ने इजाद किए। तो एक बहुत बड़ा फाइंडिंग है, एक बहुत क्लियर कट हमारा नजर आ रहा है कि स्टेट और एम्प्लॉयर जो हैं जो वर्कर्स को एक काम के रूप में उनको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और जब जरूरत थी वर्कर्स को सपोर्ट करने की तो वो उसमें कारगर साबित नहीं हो पाए। दूसरी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वर्कर्स की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय थी। तो इस स्थिति में वर्कर्स के पास और विकल्प मौजूद नहीं था, तो वर्कर्स ने अपने आप खुद के तरीके इजाद किए, खुद के कॉपिंग मैकेनिज्म इवॉल्व किए, जिसमें बोरिंग की बात हो गई या फिर उनके जो रोज के जो खर्चे थे उसमें कटौती की बात की गई या फिर जो उनकी निर्भरता थी सोशल कैपिटल के ऊपर उन पर वो लोग आश्रित हुए। तो कहीं ना कहीं वर्कर्स जब उनको किसी प्रकार की सपोर्ट शहर में नहीं मिल रहा था और उनकी स्थिति दयनीय थी तो वर्कर्स ने अपने खुद का मैकेनिज्म कोपिंग मैकेनिज्म अपने आप को कोपिंग मैकेनिज्म सामने लाए। बट कहीं ना कहीं जो कोपिंग मैकेनिज्म वर्कर्स ने यहाँ पे सामने लाए ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही उनको मदद कर सकता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये जो सुविधाएं हैं, जो कॉपी मैकेनिज्म है, जो बोरोइंग की बात हो रही है या फिर जो डेली खर्चे की बात हो रही है वो लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। तीसरा, इससे बहुत साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वर्कर्स की जो शहर जो स्थिति थी ये इस बात को एक झलक देता है कि शहर वर्कर्स को किस प्रकार देखता है। और हम पूरे इस फाइंडिंग्स के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शहर का जो इमेजिनेशन है, शहर का एक जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट में जो माइग्रेंट वर्कर है जो अपना जो खून पसीना जो शहर को बनाने में देते हैं, कहीं ना कहीं माइग्रेंट वर्कर को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है और सिर्फ शहर माइग्रेंट वर्कर लेबर के रूप में सिर्फ एक वस्तु के रूप में, एक कमोडिटी के रूप में इस्तेमाल करके और उसको अपने जुरिडिक्शन से माइग्रेंट वर्कर को बाहर रखता है। और इससे हमें शहर की जो परिकल्पना है वो बहुत साफ तौर पर है कि ये बहुत ही इनइक्वल और एक असमानता वाली परिकल्पना शहर की जो है वो उभर कर आती है। तो कुल मिला जुला के ये हमारी जो फाइंडिंग्स जो रिपोर्ट की है ये हमारी मेन फाइंडिंग्स रही है और
इस फाइंडिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम अभी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कहीं ना कहीं सिचुएशन अब कहीं ना कहीं हम थोड़ा और आगे बढ़ चुके हैं। शहर में वर्कर्स जो हैं वो वापस लौटने लगे हैं, तो उनके सामने अलग अलग समस्याएं उभर कर आ रही हैं, चाहे बात हो उनके वेजेस की, चाहे बात हो उनके काम की, चाहे बात हो उनके खाने पीने की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नए नए जो कानून भी आए हैं, जो एक बहुत बड़े पैमाने पे वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स जो है उनको बड़े पैमाने पर प्रभावित करेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग और विस्तृत रूप से हम लोग डिस्कशन में संतोष जी इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं अपने प्रेजेंटेशन में यहीं पे समाप्त करता हूं और मैं माफी चाहता हूं कि मैंने समय से ज्यादा समय ले लिया। धन्यवाद। थैंक यू विकास। और समय तो डेफिनेटली लगा, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी और इसको जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा डिस्कशन करना, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना जरूरी भी था। तो जैसे आपने बताया, आप एक बार स्क्रीन, हाँ ये स्क्रीन आप बंद कर देंगे शेयरिंग। तो जैसे आपने बताया कि जो उस समय जो पीक पीरियड था, और जैसे राजस्थान सरकार, जिसका एक तरह से ये कहा जा रहा था और ये मानना हमें भी, जैसे और स्टेट से थोड़ा देख रहे थे उससे कंपेयर कर रहे थे, कि राजस्थान स्टेट थोड़ा बेहतर कर रही है अपने अपने यहाँ पे लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए, बजाय और स्टेटों के। तो उसके बावजूद भी स्थिति ये थी कि जो दूर दराज के जो क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्र थे, जहाँ पे ज़्यादा जरूरतमंद वर्कर थे, उनके पास ये चीज़ें नहीं पहुँच रही थी। तो ये बड़ी एक मतलब अजीब सी स्थिति थी कि जिसकी सहायता की, चाहे वो कैश रिलीफ हो, चाहे वो राशन हो, सबसे ज़्यादा जरूरत जिन जगहों पे थी, सबसे ज़्यादा जो जरूरतमंद लोग थे, वो बड़ी संख्या में वो फिर भी उससे छूटे हुए रहे। और हम सब उसका पार्ट रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे जो स्थितियाँ थी, हम फील्ड में थे, और सारे लोग आज पैनल में जो भी लोग हैं वो सब ऐसे ही लोग हैं जो उस समय रूबरू हो रहे थे, वर्कर से अलग अलग क्षेत्रों में रूबरू हो रहे थे, शहरों में, गाँव में। हम जैसे ज़्यादातर हम लोग हैं जो दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र के से ज़्यादा परिचित हैं। मुकेश जी हैं हमारे साथ में, जो MKC से जुड़े हुए हैं और SR अभियान में काफ़ी एक्टिव उसमें वो रहते हैं। वो जयपुर और राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों में भी काफ़ी संपर्क में थे, जयपुर में पर खुद थे वो जो वर्कर्स के साथ कर रहे थे वापस ले जाने में। तो एक तो मैं चाहूँगा कि अभी हम लगभग 5 मिनट का समय लेके थोड़ा सा इस जो फाइंडिंग्स हैं, रिपोर्ट की फाइंडिंग है, उस पर हमारी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, हर पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें, और उसके बाद फिर कुछ कुछ सवाल हैं जिन पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मैं कृष्णा सर से शुरू करना चाहूँगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो विकास ने पूरी फाइंडिंग्स हमारे साथ शेयर की हैं उस सर्वे के। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा विकास को कि जो अप्रैल और मई में जो भी हमारी अपनी टीम ने जो भी टेलीफोनिक डेटा लिया और जहाँ भी पॉसिबल संभव हुआ फील्ड में जाना और सीधा माइग्रेंट वर्कर से रूबरू होकर जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस उन्होंने ली, उसको किसी एक के सही फ्रेमवर्क में लाना, उसके फाइंडिंग को एक थोड़ा सा ढांचा देना, और उसकी फाइंडिंग्स ये ज़रूर है कि ये थोड़ा सा समय हो गया है, स्थितियाँ अब वापस एक तरह से अलग तरह से मोड़ ले चुकी हैं, लेकिन फिर भी इसकी रेलेवेंस उस समय के में जिस तरह से प्रवासी श्रमिक प्रभावित हुए, उसका प्रभाव वो उन महीनों या इन 3-4 महीनों की बात नहीं, इसका प्रभाव थोड़ा कई मायने में लंबा भी ये प्रभाव रहेगा। देखिए, एक तो पूरा ट्राइबल एरिया में जहाँ हम लोग काम करते हैं ना, उसके प्रभावों को आपने बखूबी इसमें देखा भी है और इसमें जिक्र भी किया है। तो फाइंडिंग यहाँ क्या है कि कई हमारी और भी इस तरह के ऑब्जर्वेशन है जिसमें कि ये अलग अलग तरह के जो वर्कर्स हैं इस क्षेत्र से, उनको अलग अलग तरीके से प्रभावित किया है। एक तो जैसे जो कम्यूटर्स हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस वाले हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं, इनकी अगर कोविड का प्रभाव या लॉकडाउन का प्रभाव हम देखें तो इन पे भी अलग अलग तरीके से ये प्रभाव पड़ा है। तो इसको इस तरह से भी थोड़ा सा इसमें और देख सकते हैं। जॉब लॉस, सही बात है कि निष्कर्षों में जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई है जॉब लॉस की हुई है, और ये बहुत अच्छी एक आपने इसमें जिक्र किया है कि क्योंकि ट्राइबल एरिया
में, क्योंकि उस समय जब लॉकडाउन लगा उससे पहले होली थी और होली के समय ज़्यादातर लोग यहाँ आ जाते हैं, वो भले से कि उस क्राइसिस से मतलब इन्फेक्शन से बचे रहे, लेकिन उनके लिए यहाँ सरवाइव करना और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि जो पहले होली से पहले जो भी आमदनी थी, जो इनकम, जो भी मजदूरी लेकर आए थे, वो सब होली के समय ख़त्म हो गई थी। और उनके लिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला, जो बिगर रोज़गार के, बिगर इनकम का जो समय था, वो और बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो ये इस चीज़ पे शायद बहुत ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन ये जो है ना, क्योंकि जो लोग उस समय आए चलिए, वो बहुत अचानक हुआ, तो इसलिए कई लोग पूरा का पूरा, आपने भी बताया कि ज़्यादा ले नहीं पाए लोग और बहुत ज़्यादा उनकी अपनी मजदूरी भी नहीं ले पाए, लेकिन कम से कम वो कुछ तो अपने हाथ में लेकर आए थे। लेकिन इनके पास तो जो था वो भी खर्च कर चुके थे। और क्योंकि रोज़ कमाने वाले लोग, खाने वाले लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा तो फिर मजदूरी का जो प्रभाव है उनके अपने खाने से जुड़ी हुई चीज़ों पर ज़्यादा पड़ा, क्योंकि लोगों के पास इतना, जैसे आपने खुद ने भी कहा कि पूरी मजदूरी में कोई बचत होती ही नहीं है, और पहले से ही लोग इतना ज़्यादा सरप्लस नहीं होता, क्योंकि उनकी खर्च और आमदनी का हमेशा ही डेफिसिट रहता है, हमेशा ही कमी रहती है कि जिस तरह के परिवार की साइज़ होती है उसमें और जितनी इनकम है वो संतुलन पहले से ही कमज़ोर रहता है। तो ऐसी स्थिति में वो और भी ज़्यादा मुश्किल भरा होता है। एक जो यहाँ मैं इसमें महत्वपूर्ण बात कहना भी चाहूँगा, और आपने जिक्र भी किया था कि सरकार के द्वारा ये जो भी सहायताएँ की घोषणाएँ तो की गई हैं, लेकिन उन घोषणाओं में एक तो बहुत ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को अलग से थोड़े दिनों बाद देखा गया है ना। शुरुआत में जो घोषणाएं की गई वो एक आम है ना, इस क्राइसिस से आम जनता को जिस तरह से फूड की सुरक्षा चाहिए और जो चाहिए, लेकिन माइग्रेंट्स वर्कर्स जो कि जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, उस तरह की विशेष प्रावधान कि जहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हो, वो उसको थोड़े से दिनों बाद में देखा गया, और जो उसके अनुसार कुछ लागू भी किया गया, तो कई जगह वो बहुत कम समय के लिए लागू किया गया है। तो इतने कम समय के लिए लागू किया कि लोगों को वो क्राइसिस थोड़े समय तो उनकी को मिला, उसके बाद में वो नहीं मिल पाया। दूसरा जो सबसे बड़ा उस समय जो हमारा अपने भी अनुभव कहते हैं, वो था कि ये जो भी फाइनेंशियल सहायताएं कई तरह से लोगों के अपने खातों में पहुंची तो सही, लेकिन एक तो लोगों को जो सहायताएं पहुंची हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और जिनको जानकारी हुई भी तो उनको वो फाइनेंशियल हेल्प एक्सेस करने में बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि कहाँ जाकर वो बैंक से पैसा निकलवाए, क्योंकि मूवमेंट इतना मुश्किल था, घर से निकलने में इतना ज़्यादा उनको पुलिस द्वारा और किसी और द्वारा तंग किया जाना, तो वो बहुत बड़ा इस समय का एक बहुत बड़ा क्राइसिस रहा। एक जो इसमें आपके अपने अध्ययन में भी हम और भी हमारे अपने हैं कि इसका बच्चों की, किशोरियों की और महिलाओं की, इन पे इस पूरे लॉकडाउन का अलग से और प्रभाव पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर लोग परिवार अभाव में थे, ज़्यादातर लोगों के पास खाने को न था, तो चाहे वो न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई ले लें या डोमेस्टिक थोड़ी सी वायलेंस को ले लें, इस चीज़ों से भी ज़्यादा ये इस समय पे महिला बच्चों पे प्रभाव पड़ा। अब जो लॉन्ग टर्म हम इसका प्रभाव भी देखते हैं यहाँ का उसका, वो ये देखते हैं कि इन क्षेत्रों से अब उस लॉकडाउन के समय की में जो इन्होंने उधारी लेकर या किसी और तरह से अपने सर्वाइवल के लिए जो इंतज़ाम किया था, उसकी भरपाई के लिए दो तरह की लोग मैकेनिज्म अपना रहे हैं। एक तो है कि वो अपनी पुरानी उधारी को चुकाने के लिए नई उधारियां ले रहे हैं, तो वो और बड़ा एक विशियस साइकिल में लोगों को कर्ज में फंसाने वाला हो रहा है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ काम कर रहे थे कई सारे, तो
वो एक जरिया है लोगों के पास फाइनेंस का, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति में उनको अपने पुराने लोन चुकाने के लिए भी नए तरह के लोन देने, तो एक तरह से जो एक कर्ज का जो चक्र है, वो चक्र में वो लोग इतने ज़्यादा एक तो फंस रहे हैं, और इस डिस्ट्रेस को, इस कर्ज की इसको या अपनी पुरानी इस कमी को पूरा करने के लिए हम अपने एरिया में देखते हैं कि अब जो माइग्रेशन है, जो थोड़ा उस कमी की आमदनी को या ज़रूरत को भरपाई करने के लिए बच्चों का और किशोरियों का मजदूरी पर जाना बढ़ रहा है। तो इस तरह के भी परिणाम अब इन क्षेत्रों में आने लगे हैं। तो सही बात है कि अब क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कि वैसे ऑलरेडी रिसोर्स पुअर क्षेत्र हैं, जहाँ की स्थानीय स्तर पर बहुत रोजगार के विकल्प नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास वापस अपने डेस्टिनेशंस पे, अपने काम की जगह, कार्यस्थलों पर लौटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। और देखिए, विडंबना ये है कि ज़रूर सेफ्टी की बात लोग करते हैं, लेकिन आप देखेंगे, हमने भी देखा है कि जैसे ही लोग अनलॉक की पहली ही प्रक्रिया शुरू हुई, लोग बाग अधिकांश लोग अपने परिवारों सहित शहरों में पहुंच गए, जबकि उन शहरों में एक तरह से ना कि एक मिनिमम नॉर्मलाइजेशन भी नहीं था कोविड की वजह से। तो आई थिंक ये इस तरह की स्थितियां जो बन रही हैं, भले से ये हमारे अपने अध्ययन का संदर्भ में या इस रिपोर्ट को आने में थोड़ा सा समय है, लेकिन इसमें से जिस तरह की जो एक फाइंडिंग्स हमारे हैं और जिस तरह की क्राइसिस की इसमें बात की गई है, जिस तरह की कोपिंग मैकेनिज्म की बात की गई है, उसको थोड़ा सा और आगे तक इसको बनाए रखने की ज़रूरतें इस पूरी चीज़ में सामने आती हैं। तो थैंक यू कि ये इस चीज़ को एक सही तरीके से आंकड़ों से आपने और एक बेहतर एक निष्कर्ष निचोड़ के रूप में आपने सामने रखा। तो मेरे ख्याल में एक और बड़े ऑडियंस को, खासतौर से ट्राइबल एरिया में किस तरह की स्थितियाँ बनी, उसको और समझने में काफ़ी ये मददगार होगा। थैंक यू सर। और आपने फाइंडिंग्स के साथ साथ आपने जो ऐड किए अपने अनुभव भी उस पीरियड के, और उसके बाद में किस स्थिति किस तरह की स्थिति हो रही है, उस चीज को भी आपने इसमें ऐड किया। तो मैं सलोनी से थोड़ा सा चाहूंगा। सलोनी जो एकदम बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे हमारी उपस्थिति थी और हम वर्कर्स के साथ लगातार मिल रहे थे, तो थोड़ा 5 मिनट में, क्यों समय का वो है, 5 मिनट में अपने एक्सपीरियंस थोड़ा सा रैप करते हुए कि हमें जो स्थिति थी, आप इस सर्वे का भी भाग रही हैं, और ऐसा भी है कि कुछ जो फाइंडिंग है उनके अलावा भी बहुत सारी चीज थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज थी। जैसे हम देख रहे थे कि लोगों के घरों में जब जा रहे थे और जब रेंडमली चेक कर रहे थे, लोगों के घर में राशन के नाम पे या तो कुछ नहीं था या सिर्फ आटा था, है ना, या सिर्फ आटा था, तो और कुछ चीज नहीं थी। तो और भी ऐसी चीजें जो आप जोड़ना चाहें, जो आपने देखी और एक्सपीरियंस की, तो 5-7 मिनट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अपना कैमरा ऑन कर ले सलोनी बात करते समय। हाँ, जब बोले आप, जब कैमरा ऑन। सबसे पहले काफी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स निकली जो सर्वे किया था उस दौरान। मैं थोड़ा सा, जैसे संतोष जी ने बताया, उस दौरान जब हम लोगों से मिल रहे थे, जिनसे सुन रहे थे, तो उसके बारे में शेयर करना चाहूंगी। एक ब्रीफ देना चाहती हूँ कि जैसे ये कोविड के समय, जो लॉकडाउन के समय जो स्थितियां हुई, हम जिन क्षेत्र में जिन मजदूरों के बात करें, अनस्किल्ड काम में जो लोग जाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये स्थितियां मतलब ये लॉकडाउन ने उन स्थितियों को और गंभीर कर दिया। जिन स्थितियों से लोग, जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, जिन जगह लोग काम करते हैं, इन स्थितियों की वजह से वो गंभीरता है और सामने आ गई। जैसे जब हमने जैसे प्रेजेंटेशन में हम सुन रहे थे, लॉस फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, जितना लोगों का वेजेस लोगों ने छोड़े, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि लोग जिन क्षेत्रों में जाते हैं वहां पे रेगुलर वेजेस नहीं मिलते। बहुत लोग थे जो होली पे वापस आते हैं, और बहुत, मतलब जिनके 4-5 महीनों के
मतलब जिनको तनख्वाहें नहीं मिली थी, और लॉकडाउन के तुरंत बाद जब उनके घर की स्थितियां देखी तो जितना भी 4-5 महीनों का काम किया था उसका भी कुछ पैसा नहीं था। लोगों के पास 500 रुपए, 100 रुपए जैसे भी उस टाइम उपलब्ध नहीं थे। और उसी का बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो बाहर जाते हैं काम करते हैं, जब वो आते हैं तब वो पैसा लेकर आते हैं, तो घर से भी काफी इंतजार रहता है कि पैसा तब उसी समय आएगा। और इस समय जब लोग बिना पैसों के आए थे तो घर में पैसा नहीं था, खाने की कोई कुछ चीजें उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे सपोर्ट किस तरीके से अगर हम माइग्रेंट फैमिलीज की या फिर दिहाड़ी मजदूर परिवार की अगर हम बात करें तो बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारा पीडीएस है उससे छूटे हुए हैं। तो मतलब अगर उस वर्तमान समय में, उस समय जब हम सर्वे भी कर रहे थे, अब लोगों से मिल रहे थे लॉकडाउन के दौरान, तो ना ही लोगों के पास पैसा था, ना ही उस टाइम खाने की उपलब्धता थी। मतलब कुछ तो ऐसे परिवार थे जिनके पास सिर्फ जो गेहूं मिलता है वो गेहूं था, पिसाने के पैसे भी नहीं थे तो लोगों ने पिसाया ही नहीं था। तो जो लोकल तरीके थे उन्हीं से लोग अपना चला रहे थे, आसपास से उधार आटा भी उधार लेकर चला रहे थे, और तेल, मिर्ची, मसाला, राशन के और कोई अन्य सामग्री लोगों के यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। और उस वजह से काफी बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में, पूरे परिवार की स्थितियां बहुत ही गंभीर थी। जो एक मतलब जैसे हम बात भी करते कि सरकार का उस टाइम सपोर्ट की क्या थी और किस तरीके से इंफॉर्मेशन गई, तो अगर हम देखें तो जो वास्तविक परिवार थे वो काफी, क्योंकि सरकार के जितने भी रिलीफ मैकेनिज्म्स भी है वो सारे एग्जिस्टिंग स्कीम्स के तहत ही गए थे। फॉर एग्जाम्पल राशन जिनको मिल रहा है उनको मिलने लगा, या फिर BOCW, या फिर जो बैंक अकाउंट्स के रिलेटेड में। पर जो लोग उनसे छूटे हुए उन तक कोई तरीके का मदद नहीं पहुंची। जो लोग ऑलरेडी राशन से छूटे हुए थे उन तक कोई राशन का सपोर्ट नहीं पहुंचा। तो जो स्थितियां थी वो और गंभीर हो गई। तो काफी लोगों का जो कोपिंग मैकेनिज्म्स थे वो उधार से, लोगों से लेना, और इस पूरे दौरान लोग काफी अपने ठेकेदारों से, अपने आसपास के जो लोग हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा उपलब्ध है उन पर काफी आश्रित हो गए। और यही एक था कि मतलब सही लोगों तक या सही जानकारी ना पहुंचने के कारण काफी लोगों के उस समय स्थितियां और गंभीर हो गई थी। काफी ऐसे कुछ उदाहरण भी थे जब काफी महिलाएं, पुरुष बोलते थे कि कल हमारे घर में क्या होगा उसको हमें पता नहीं, आज रात को हमें नींद नहीं आ रही क्योंकि कल हम क्या बनाएंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। ऐसे काफी परिवारों के चेहरों पे वो टेंशन, वो परेशानी थी। और कोई भी जब भी इसे बात भी की कि अपने ठेकेदारों से हम जो पैसा बचा हुआ है वो ले, तो वो काफी उस तरीके से रिफ्लेक्शन था कि अभी उनके पास काम नहीं है या हमको आगे काम कैसे मिलेगा अगर हमने उनसे मतलब कुछ लड़ाई या वैसा कर लिया। तो वो उस तरीके का टेंशन उनके चेहरों पे काफी दिख पा रहा था। और आज के समय में क्या खाना है उसकी व्यवस्थाएं भी बहुत मुश्किल से हो पा रही थी, उन तक बहुत ही कम लोग पहुंच पा रहे थे। ये जरूर है कि जैसे वो समय उम्मीद थी कि चलो 1-2 महीनों में वापस चीजें नॉर्मल होगी, यहाँ से लोग वापस अपने काम के लिए निकल पाएंगे, पर काफी लंबा समय हो गया, काफी लोग यहीं थे। उस दौरान सब लोगों ने अपने, जैसे ही पहला लॉकडाउन थोड़ा रिलीज हुआ तो लोग काम के लिए सोच रहे थे जाएंगे, तो काफी बड़े संख्या में लोग कमठाने के, कंस्ट्रक्शन के काम में जाने लगे। और जिन्होंने पहले कभी नहीं किया है हेल्परी का काम, वो भी लोग करने लगे। बट उस धीरे धीरे वो भी कम होता गया, धीरे धीरे काम की उपलब्धताएं विलेजेस में भी बहुत कम हुई। तो आज का समय उन चीजों को और गंभीर बना दिया। आज भी ऐसा ही है कि लोगों के पास पैसों की उपलब्धता कम है, खाना और राशन की उपलब्धता कम है, तो वो लंबा समय निकला। पर ये स्थितियां अभी भी उसी तरीके से और बहुत ही गंभीर रूप लेती हुई नजर आ रही है। आपने थोड़ी सी और जमीनी स्थितियां भी बताई हैं, इन क्षेत्रों में क्या वो था, लोग किस किस तरह की चिंताओं से ग्रस्त थे। और जैसा हम देख रहे हैं कि वो समय था जब भूख की चिंता ज़्यादा रहती थी, पर अल्टीमेटली जैसे जैसे समय निकला लोग वापस कामों पर जाने लगे। पर साथ में एक बड़ी चीज़ है जो हमारा सर्वे भी कहता है और अभी भी हमारे अनुभव कहते हैं कि लोग बड़े कर्ज में डूब के वापस आए हैं। जो भी शहरों में पहुंचे हैं वो मोटे मोटे कर्जे लेके पहुंचे हैं और अभी भी काम सामान्य। तो ये एक जो बड़ी चिंता अब उनको लगी है वो ये है कि अब इस कर्ज को किस तरह से चुकाया जाए। तो अभी भी मुकेश जी
जुड़ नहीं पाया, ट्राई कर रहा हूँ। मैं कमलेश जी से जब तक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम एक ऐसे क्षेत्र में थे जहाँ पे कुछ संख्या में पहले से ही प्रवासी लोग जो प्रवास करते थे वो परिवारों के साथ था। खासकर हम बांसवाड़ा और वहाँ की बात करें, वहाँ पे हमारी पहुंच भी बड़ी मुश्किल हो रही थी। और दूसरा और भी जो क्षेत्र है जैसे रुम्बर है या आसपुर है, वहाँ से वो थोड़ा गुजरात के नज़दीक वाला ज़्यादा क्षेत्र है जहाँ आसानी से लोग वहीं पे जाते थे। तो वहाँ की स्थितियों में अभी पहले एक तो उस समय का क्या हमें एक ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही थी, और अभी की जो स्थितियां हैं थोड़ा सा उसको भी जोड़ते हुए कि वर्तमान में क्या स्थितियां वहाँ पे हुई हैं। थैंक यू संतोष जी, और विकास को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई एक अच्छी रिपोर्ट और एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। जो बातें मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ वो ये हैं कि 3-4 तरह की चीज़ें हैं। सदर्न राजस्थान में भी अगर हम देखेंगे तो 2-3 भागों में उनको बांटा जा सकता है माइग्रेशन के लिहाज से। जैसे संतोष जी बता रहे हैं कि जो बांसवाड़ा जो मध्य प्रदेश और गुजरात से सटा हुआ जो एरिया है उसमें फैमिली माइग्रेशन रहा है पिछले करीब 2 दशकों से। वहाँ से फैमिली माइग्रेशन जिसमें महिलाएं, बच्चे और आदमी सब लोग चले जाते हैं और साल का एक लंबा समय जो है वो बाहर गुजरात के ज़्यादातर शहरों में बिताते हैं। वहाँ पर जो स्थितियाँ थी, क्योंकि एक चीज़ हमें देखनी चाहिए कि किस वजह से माइग्रेशन होता है ट्राइबल एरियाज से। वो सारी की सारी स्थितियाँ लॉकडाउन की वजह से मल्टीप्लाई हुई और उनका जो असर था वो और ज़्यादा कई गुना बढ़ गया कि लोग कर्जे की वजह से, गरीबी की वजह से, इनफ सोशल सिक्योरिटी का अभाव होने की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से अपने गाँव से बाहर मूव करते हैं। और लॉकडाउन ने उन स्थितियों को कई गुना एक तरह से बढ़ा दिया। तो जो सबसे बड़ी जो मार पड़ी वो इसी तरह के वर्ग पे पड़ी जो रोज कमा के रोज खाने वाले लोग हैं, उस वर्ग पे पड़ी। और मैं 3-4 चीज़ों पे थोड़ा फोकस करना चाहता था कि हमने पूरे लॉकडाउन में फील्ड में जो देखा और समझा उसमें जैसे रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन में भी बताया गया कि सोशल सिक्योरिटी थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। भले ही वो कम लोगों को मिली, लेकिन जिन लोगों को मिली और सही समय पे मिल गई उनके लिए वो एक तरह का बेहतरीन सर्वाइवल मैकेनिज्म था। उन लोगों को बहुत समस्या नहीं हुई बाकी परिवारों के मुकाबले, जिनको कुछ भी मतलब 3 से 4 हज़ार, 5 हज़ार, मैक्सिमम 9 हज़ार तक लोगों को उस दौरान स्पेशल हेल्प मिली थी फाइनेंशियली। तो वो पैसा जो वो इतना सोने के माफिक था कि वो उस पैसे की वैल्यू जो है वो बहुत थी और उन परिवारों के सर्वाइवल के लिए बहुत काम आया वो पैसा। जिन परिवारों को लेकिन सोशल सिक्योरिटी जैसे कि रिपोर्ट में भी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या नहीं थी जिनको कि सही टाइमली और इनफ पैसा मिल पाया था। के जो कारण है कि ये जो पूरा वर्ग है जब माइग्रेशन पे जाता है, साल के 6 महीने 8 महीने बाहर रहता है, तो इनका जो लोकल सोशल सिक्योरिटी के इंटाइटलमेंट्स हैं उनसे जुड़ाव, उनसे जुड़े हुए डॉक्यूमेंटेशन, भले वो राशन हो, भले वो BOCW की बात हो, वो भले पेंशन की बात हो, वो अप टू डेट कभी भी नहीं रहते। मैं बांसवाड़ा के बहुत सारे गाँव में उस समय घूमने का मौका मिला और जब लोग वापस गाँव में आ गए थे तब लोग कह रहे थे कि हमारे जॉब कार्ड ही हमारे हाथ में नहीं है। भले ही सरकार ने अप्रैल में नरेगा की स्कीम शुरू कर दी थी, लेकिन उनके हाथों में उनके जॉब कार्ड ही नहीं थे। उन्हें पता नहीं था कि किस तरह से जाके रोजगार गारंटी में अप्लाई किया जाए, कैसे उन्हें काम मिलेगा और कैसे उनको पैसा मिलेगा। और इस चक्कर में अभी तक बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक नरेगा के काम नहीं हुए हैं। तो एक तो ये बड़ा जो सोशल सिक्योरिटी और इंटाइटलमेंट से जुड़ा हुआ जो एक पूरा क्राइसिस था वो समझ में आया। और ये माइग्रेंट परिवारों के लिए बहुत स्पेशल चीज़ है क्योंकि वो होते नहीं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपने कागजों को सही सलामत रखने, उनको संभाल के रखने या ऑनलाइन चढ़ाने, उनको अपडेट कराने, उनकी सीडिंग कराने, जो आज पूरे क्राइसिस हम देख रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए उनके पास इनफ समय नहीं होता और कोई मैकेनिज्म नहीं होता। दूसरी बात, जो कोपिंग मैकेनिज्म की जो बात की गई, हमेशा से ये जो पूरा वर्क था सोशल कैपिटल और ट्राइबल वर्क की हम विशेष करके बात कर रहे हैं, जो कि परमानेंटली शहरों में शिफ्ट नहीं होता है, वो परमानेंट माइग्रेंट नहीं है और वो हमेशा अपने गांव, अपनी कम्युनिटी, अपनी जो बेसिक रिसोर्सेज हैं उन पर रिलाय करते हैं। तो जो कर्ज लेना, उन्होंने कभी भी औरों की तरफ देखा नहीं, सरकार की तरफ बहुत वेट नहीं किया। उन्होंने अपने जो खर्चे थे, भले खाने पीने के थे, वो सब चीज़ें जो थी वो अपनी कम्युनिटी, अपने रिश्तेदारों, उन्हीं से निभाने का जो एक कोशिश की। यहाँ पे दिखता है कि स्टेट के ऊपर भरोसा भी बहुत लोगों को था नहीं कि किस तरह। इसी के साथ एक जुड़ती हुई जो चीज़ है कि
पंचायती राज का पूरा जो रोल इस पूरे क्राइसिस में हो सकता था वो नगण्य था। हमने आंखों से देखा कि पंचायतें बहुत ही क्लूलेस थी, उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं थी। सारा जो तंत्र जो समेट रखा था वो लोकल प्रशासन के हाथ में था। वो कलेक्टर से गाइडेड हो रहे थे, एसडीएम से गाइडेड हो रहे थे, और कर्मचारी जो थे वो सारे इंस्ट्रक्शन वहीं से मिल रहे थे। पंचायतों का जो रोल था, मैं अगर कहूँ वार्ड पंचों का, सरपंचों का, या पूरा जिला परिषद से जुड़ा हुआ जो पूरा मैकेनिज्म है, वो बहुत ही साइलेंट मोड पे थे। उनके पास कोई किसी तरह के दिशा निर्देश, जागरूकता, इन सब चीजों को लेकर कोई एजेंडा टाइमली ना तो उनके पास पहुंचा। तो जब लोग गांव में पहुंच रहे थे तब भी बड़ी आशंका की नजरों से उनको देखा जा रहा था। इवन सरपंच और वार्ड पंच अपने ही लोगों को रिसीव ठीक से नहीं कर पा रहे थे। ये बहुत ही बड़ी त्रासदी है किसी भी व्यक्ति के लिए जो कि अपने गांव पहुंचना चाहता है और उसको बहुत ठीक से रिसीव नहीं किया जा रहा। तो ये जो चीजें थी ये बहुत आमतौर पे देखने को मिली। एक और जो चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें बड़ी मेहनत के बाद कुछ लोग अपना एंटरप्रेन्योर शहरों में स्थापित कर पाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं, बहुत ही कम, एक छोटा सा परसेंटेज है जो कि अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरह शहरों में स्थापित कर पाते हैं। और इस लॉकडाउन ने उस पूरे वर्ग को चौपट कर उसके जो सारे सिस्टम उन्होंने बनाए थे, भले उन्होंने एक शहर के फुटपाथ पे अपना एक लोरी या स्टोर लगाया था, उसको तहस नहस कर रख दिया। हमारी टीम और हम इस एरिया में कितने ही लोगों को जानते हैं जो कि आज तक वापस गए नहीं है लॉकडाउन के बाद। उनके अपने जो थैले, उनकी जो किराए की दुकान थी, छोटी गुमटी थी, उन सबको वो छोड़ के आ गए क्योंकि उनको वापस पे करने के पैसे नहीं है उनके पास। वो वापस जाके एक एंटरप्रेन्योर की तरह से तो कम से कम वो अगले 1-2 साल में शुरुआत नहीं कर सकते। आज की तारीख में मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो यहाँ की सड़कों पे जब जो सीजन था वो चीजें लेके खड़े थे और बेच रहे थे। बॉम्बे में काम करने वाला एक कुक मिला था मुझे जिसकी 18,000 रुपये तनख्वाह थी मासिक। वो मुझे अभी बारिश के सीजन में भुट्टे बेचते हुए सड़क पे मिला था। उसने कहा कि अभी मेरे जाने का कोई संभावना नहीं है और हमें पता है कि वो अभी भी गांव में ही है, उसकी स्किल का कोई उपयोग नहीं हो रहा है और उसको लेके सरकार और उस तरह का कोई जो मैकेनिज्म रिस्पॉन्स है वो नजर नहीं आ रहा है। लोगों को आते हुए गिना गया था, लेकिन अब वापस जब जा रहे हैं 70% लोग जब वापस गांवों से निकल के शहरों में जा चुके हैं, उनको उनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है, उनकी वहाँ की स्थितियाँ क्या है। और अभी भी अगर ये बीमारी जो जिस रूप में उतार चढ़ाव आ रहा है, इसमें अगर कुछ वापस से कुछ मेजर होता है, कुछ इन्फेक्शन का जो लेवल है वो बहुत बढ़ता है, तो फिर से वही कंडीशन देखने की जो गुंजाइश है वो नजर आती है। क्योंकि लोगों में जो डर है और वो पूरी तरह से अपना आप के भरोसा लेके गए हैं, वो किसी के बल पे नहीं गए, ना शहरों पे भरोसा है ना सरकार पे भरोसा है। जो अनिश्चितताएं हैं जो अप्रैल और मार्च में थी वो आज भी बनी हुई हैं और उसी के साथ लोग जी रहे हैं। जो भी काम मिल रहा है, जो बेंगलोर में जाके जो व्यक्ति 1200 रुपये दिन का कमाता है वो आज यहाँ पे 400 रुपये में काम करता हुआ दिख रहा है और वो बहुत आश्वस्त नहीं है, इस वजह से वापस अभी बहुत तुरंत नहीं जाना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस 7-8 महीने के इस पूरे दौर में माइग्रेंट वर्कर्स ने देखा है, उन्होंने सहा है और जो भी वो अपने आप को सरवाइव कर पाए हैं और जितना भी नुकसान से वो बच पाए हैं वो अपने ही दम पे बच पाए हैं। उसमें सरकारी सहायता या किसी भी तरह के सिस्टमिक सपोर्ट की जो बात है ग्राउंड लेवल पे बहुत नजर नहीं आती और अभी भी बहुत ट्रस्ट जो है वो सरकार के ऊपर है नहीं। एक चिंताजनक बात है। तो मैं इन 3-4 बिंदुओं के साथ अपनी बात एक बार यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। थैंक यू कमलेश जी। और जैसे आपने उस क्षेत्र की भी थोड़ी वो बताई और उसमें पूरा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, उसका क्या रोल रहा या किस तरह से वो एक तरह से असहाय थे, है ना, वो एक बड़ी बात है। क्योंकि जो अपेक्षा थी वो उन्हीं से थी उस समय कि वो कुछ मदद करेंगे या लोग उनको अप्रोच करेंगे, और वो खुद ही बहुत स्थितियां इतनी अस्पष्ट थी। मुझे भी पता है, जैसे हम 2-3 जगह अलग अलग लोगों से मिल रहे थे, एसडीएमओ से मिल रहे थे, तो वो ये कहते थे कि पुराना जो ऑर्डर है वो जब तक हम पढ़ नहीं पाते हैं तब तक कोई नया आदेश आ जाता है। तो स्थितियां बड़ी अजीब अजीब थी। मुकेश जी ने वापस जुड़े हैं, तो मैं एक बार तो उनको, अभी भी हमारी आवाज सुनने में तो मुश्किल हो रही है, तो मैं उनको कहूँगा वो बोले, हम अगर उनकी आवाज सुन पाए तो एटलीस्ट हम उनसे रिएक्शन ले लेंगे। हम लोग भी जयपुर के अलग अलग हिस्सों में जहाँ भी माइग्रेंट वर्कर्स, चाहे वो बिहार के थे, बंगाल के थे, यूपी के थे, झारखंड के थे, और स्पेशली जो इंडस्ट्रियल एरियाज में जो वर्कर्स थे उनकी जो हालात हो गई थी
उस पे हमने भी दिन रात जुट के जो हम कर सकते थे मदद जिस भी तरीके से, वो हमने करने का प्रयास किया। और ये बात सही है कि बहुत इस पे शायद पहले भी बहुत बार बातचीत हो गई है, मैं भी कई सारे मीटिंग्स में जुड़ा हूँ, मैंने भी बात रखी है, रखने का पूरा कोशिश किया है। बात यही है कि सरकारी जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया वही बहुत एक तरीके से बहुत गलत था, और फिर उसके बाद में सरकार के द्वारा जिस तरीके से एक्ट किया गया और बहुत लेट हो गया किसी भी चीज के लिए, क्योंकि ये होता है जो लोग परमानेंट जहाँ रहते हैं फिर भी आसपास से मदद मिल जाती है, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं वो वहाँ किसी तरीके का, और क्योंकि अविश्वास की इतनी व्यवस्था बन गया लोगों के बीच में कि कब खत्म होगा और उसके बाद में कब ये लोग काम कब मिलेगा इनको, कब ये रीपेमेंट की इनकी क्या स्थिति होगी। तो जो इनको पैसा मिल रहा था, जो उधार मिल रहा था दुकानों से जहाँ से, वो भी सारी चीजें बंद हो गई। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि सरकारों ने मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि जयपुर में हमने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, बहुत मीडिया ने भी उसमें साथ दिया, और उसके बाद में सरकार को मदद तो करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी बहुत उचित और पर्याप्त मदद नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके के राजस्थान सरकार ने किट बनाए, वो 5 किलो का जिसमें आटा था और 1 किलो दाल थी, साबुन की टिक्की थी और आधा लीटर तेल था और कुछ मसाले थे। वो यदि आप वर्कर्स के एक समूह को, 4 के समूह को यदि वो देंगे तो वो कितने दिन चलेगा। वापस से उसमें फिर से वितरण की समस्या, एक बार आपने बांट दिया, इतनी बड़ी आबादी को आप कैसे बांटेंगे। और उसके साथ साथ जो विभाग, जिस पुलिस विभाग ने कभी मदद की नहीं उस तरीके से, उसी को ये काम जयपुर में तो दिया गया। हालांकि जब बहुत दबाव सरकार के ऊपर पड़ा तो उन्होंने वापस से नगर निगम को दिया, और नगर निगम के लोग पहले भी उसमें साथ में थे। तो बेसिकली बात यही है कि आप पुलिस को दे देंगे, और जब नगर निगम के पास पहुंचा तब तक वो भी पुलिस बन चुके थे। तो ये जो जिस तरीके से पूरा हैंडल किया गया, और उसको तो छोड़ दें। अब मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट में, क्योंकि बहुत लंबे समय से मीटिंग चल रही है, मैं भी इस बात को समझ रहा हूँ, मैं 2-3 मिनट में कि कई सरकारों ने, राजस्थान सरकार ने जैसे कौशल का एक पोर्टल बनाया, बहुत सारे लोग जो ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अलग अलग क्या काम करते थे, जो काम कर रहे थे वो काम वो छोड़ के अपने दूसरी जगह आ गए, अब उनको क्या काम मिल सकता है। तो कौशल के पोर्टल पे भी बेसिकली किस तरीके से लोगों का जुड़ाव इंडस्ट्री के साथ हो जहां जरूरत है, क्योंकि यहाँ जयपुर में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है या बीकेआई जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ के जो रीको के लोग हैं, जो सरकारी एक तरीके से वहाँ जो जनरल मैनेजर्स हैं, इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उनके साथ भी हम करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग वापस आ गए, बिहार से भी लोग वापस आ गए, बंगाल से भी लोग वापस आ गए, उत्तर प्रदेश से भी लोग वापस आ गए। तो अब जो है उनको काम देना बड़ा चुनौती, उनको लगा काम मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में अभी काम की बहुत बुरी परिस्थिति बन रही है प्रवासी मजदूरों के लिए। और जयपुर में तो कुछ ऐसे प्रवासी मजदूर भी थे जिन्होंने अपना कुछ झोंपड़ी बना लिया, कहीं इसी तरीके से रहने लग गए या परमानेंट ही किराए पर रहने लग गए, तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। तो अब बात यही है कि जिस तरीके से सरकारें अभी व्यवहार कर रही हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वो गरीब कल्याण योजना बना के और जो दूसरे तरह के रोजगार मिल रहे थे उन्हीं को एक पोर्टल में मर्ज करके और दिखा के जो किया, वो मजदूरों को वास्तव में कोई उसका फायदा नहीं हुआ। तो अब एक तरीके से विस्तृत कार्य योजना बना के कि कैसे। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 1979 में जो इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट बना, उस एक्ट के प्रोविजन कम से कम इतना तो था कि उनका रजिस्ट्रेशन होता। किसी सरकार को ये पता ही नहीं था कि हमारे किस जिले में, किस शहर में कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो उसके हिसाब से वो कोई योजना बना ही नहीं पाए। हमको भी नहीं लग रहा था कि जयपुर जैसे शहर में इतने माइग्रेंट वर्कर्स होंगे, लेकिन जब हम निकले, मिले उनसे, तब हमको लगा कितने लाखों की तादाद में है। हमको लग रहा था 1-2 लाख होंगे, लेकिन अंत तक जाते जाते तो 5 लाख मजदूर थे जयपुर में, कम से कम। हमारा असेसमेंट है और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 5 लाख मजदूर थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब एक तरीके से ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया है, क्योंकि कुछ मेरे पास बिल्कुल भी आवाज आ नहीं रही है। तो बात यही है कि अभी भी सरकारों को प्रवासी मजदूरों के लिए उस तरीके की नीतियां बनाने की जरूरत है, उनको मदद देने की जरूरत है
जब तक कि सारी चीजें ठीक से वापस से नहीं चल जाती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन की जरूरत है और एग्जैक्ट उनको क्या क्या चीजें, जैसे रोजगार के लिए जो भी व्यवस्थाएं सरकार कर सकती है, तब यदि व्यवस्था नहीं हो सकता है तो कोई ना कोई उनको आर्थिक मदद दिए जाने की जरूरत है, नहीं तो उसके बिना मजदूरों का कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए बहुत अपर्याप्त चीजें सरकारों के द्वारा की गई, चाहे वो राजस्थान की सरकार थी और केंद्र सरकार का, तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया उस समय कि कैसे वो इन मजदूरों के साथ, क्योंकि इनका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है, उनको लग रहा था कि जिसने जनधन खोला है उसको कुछ पैसा दे दो या कुछ और दे दो। प्रवासी मजदूर ऐसे होते हैं जिनका खाता यहाँ है नहीं और या वहाँ है नहीं, और वो कह रहे हैं कि यहाँ का खाता होना जरूरी है। बिहार के मजदूरों को कुछ 500 का 1000 का कुछ मदद बिहार सरकार दे रही थी, वो भी नहीं ले पा रहे थे कि आधार नंबर डाला, लेकिन खाता उन्होंने जयपुर में खुला दिया क्योंकि कई सालों से है। तो ये बहुत सारी मुझे लगता है कि ये समस्याएं हैं। अब मुझे लगता है कि प्रॉपर तरीके से हमें भी कि क्या क्या पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके कि ये चीजें समस्याएं जो आई वो आई, लेकिन अभी क्या क्या किए जाने की जरूरत है, और विशेष तौर पे वो जो किए जाने की जरूरत है वो ये है कि बहुत लोग जो वापस आ गए हैं वो अपना कोई और स्किल का ट्रेनिंग करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ये करा नहीं रहे। जो स्किल की जो स्थिति है वो भी मैंने देखा है RSLDC के साथ राजस्थान में कि अभी उसकी भी बहुत पुअर स्थिति है, हालांकि वो उसको सुधारेंगे, वो ये कह रहे थे। स्किल का ट्रेनिंग कराएं, लेकिन कहीं भी रोजगार देने की या कोई बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की शुरुआत राज्य सरकारों को करनी चाहिए, कम से कम 1 साल के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ इवॉल्व होगा, कुछ रोजगार और नए सृजन की व्यवस्था होगी। तो ये अभी तक मेरे लिए मुझे लगता है इतना ही, क्योंकि बहुत सारा टाइम इतना हो गया है। थैंक यू। तो थैंक यू मुकेश जी, आपने जयपुर और बाकी जो दूसरे जो क्षेत्र हैं उनके वहाँ पे क्या स्थितियाँ थी उसके बारे में अपने अनुभव शेयर किए। मैं थोड़ा सा अब पैनलिस्ट से कुछ स्पेसिफिक 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा और उन्हीं के उसमें उनके जो रेस्पॉन्स हैं वो चाहूँगा। एक तो जैसे मैं कृष्णा सर से थोड़ा पूछना चाहूँगा कि आप अभी काफ़ी शहरों में स्पेशली सूरत और अहमदाबाद में वर्कर से इंटरेक्ट कर रहे हैं और वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, अब जब लोग शहरों में आ गए हैं, हम पहले ये समझ रहे थे कि शायद शहरों में लोग आसानी से नहीं जाएंगे। सर्वे में भी बहुत लोगों ने कहा कि हम जब तक शहरों की स्थितियां नहीं सुधरेंगी तब तक नहीं जाएंगे, पर वो स्थितियां और बिगड़ती चली गई, उसके बावजूद उनके पास कोई विकल्प नहीं था, तभी भी लोगों को वापस जाना पड़ा है। तो अभी वो किस किस तरह की समस्याओं का सामना वहाँ पे कर रहे हैं, क्या बड़ी चिंताएं क्या हैं शहरों में लोगों की जब वो वहाँ पे अब काम पे पहुँच गए हैं? तो ये वाजिब सवाल है अभी, क्योंकि देखिए सरकार अपने आप को है ना अनलॉक के कई फेजेस मानते हुए ये दिखाना चाहती है कि चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन अभी जिन सेक्टर्स में जहाँ बड़े बड़े संख्या में मजदूर एक तरह से रोज़गार पाते हैं, उन बड़े बड़े सेक्टर्स की स्थितियाँ अभी भी सामान्य नहीं हैं। अगर हम देखें तो जो भी जिस स्केल पर पहले जो इंडस्ट्री, चाहे वो टेक्सटाइल की है, इवन कंस्ट्रक्शन की है, और भी जो अलग अलग तरह के जो फैक्ट्रीज में जो काम होता है, तो जो बड़े बड़े शहर वाइज जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, सूरत में पावर लूम है या डायमंड का काम है, अहमदाबाद में जिस तरह की कंस्ट्रक्शन, हेड लोडिंग, होटल इंडस्ट्री, जैसे हम खुद भी देखते हैं कि कई सेक्टर्स तो अभी तरह से जैसे पूरा का पूरा होटल एंड हॉस्पिटलिटी वाला जो काम है, ये पूरी तरह से अभी अपनी स्केल पर नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में लोग तो पहुंच गए हैं, लेकिन उनको रेगुलर रोजगार का एक बहुत बड़ा संकट अभी भी बना हुआ है कि लोगों को नियमित रूप से रोजगार नहीं मिल रहा है, और कई लोगों को तो शहर में पहुंचकर भी कई दिनों तक बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में फिर वो रोजगार, किसी भी तरह से रोजगार पाने के लिए और भी बुरी तरह की शर्तों पर काम करने में समझौता कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे जो कंस्ट्रक्शन में भी लोग काम करते हैं, वो जो पहले नाकों पे जिस तरह की मजदूरियां थी उससे कम में काम कर रहे हैं। ख़ासतौर से जो
पहले एक तरह से डेली वेजेस पे या एक मंथली बेसिस पे काम करते थे, वो लोग अब टास्क के बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो कई तरह से जो पुराने एक तरह से स्किल्ड वर्कर भी हैं, वो एक तरह से अनस्किल्ड तरह के कामों में कर रहे हैं। तो जिन सेक्टर्स में हमारा अपना काम रहा है, उन सेक्टर्स में हमारा जो अपना अनुभव अभी जो कह रहा है कि लोगों को यूँ मान लीजिए, जहाँ पहले 20-21 दिन या अगर कंस्ट्रक्शन और जो डेली वेजेस वाले काम भी देखें नाकों पे, तो लोगों को 22 से 23 दिन मिल जाता था। अभी मुश्किल से उनको 10 से 12 दिनों का काम मिल रहा है। तो इतना कम कंस्ट्रक्शन में, जो कि सबसे माना जाता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो थोड़ी बहुत फिर भी ओपन होकर हुई है, तो उसी में ही अभी इतना क्राइसिस है। तो और जो इंडस्ट्री है, चाहे वो पूरी की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पावरलूम इंडस्ट्री है, या फार्मास्यूटिकल्स है, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इनमें अभी भी लोगों को पूरा का पूरा रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग बाग जैसे तैसे करके अपने 2 जून की रोटी के लिए कहीं भी काम मिल जाए उस तरह के काम करने को तैयार हैं। अभी क्योंकि जैसे लोकवार अभी थोड़ा दीपावली के समय जरूर थोड़ा बहुत एक ऐसा समय आया था जबकि लोगों को थोड़ा रोजगार और सबको थोड़ा थोड़ा मिलने लगा, लेकिन वापस दीपावली के बाद से फिर जिन सेक्टर्स में ज़्यादातर जैसे टेक्सटाइल और इस पावरलूम वाले सेक्टर में थोड़ा रोजगार की स्थितियाँ बनी, लेकिन जैसे ही दीपावली का ये त्यौहार ख़त्म हुआ, वापस उनमें उस तरह की क्राइसिस शुरू हो गई। तो मैं कहूँगा कि अभी भी शहरों में हमारा शहरी प्रशासन और हमारी सरकारें या इंडस्ट्री इस चीज़ को एक तरह से भुलावा ही दे रही है कि ठीक है, स्थितियाँ वापस वैसे बन रही हैं, और कई तरह की उनकी जो काम भी कर रहे हैं, जितनी मजदूरी है उसमें भी कई तरह की अभी अनियमितताएँ हैं। पूरा का पूरा मजदूरी का पैसा भी इस वजह से नहीं, मतलब ठेकेदार या ओनर की हमें आगे से नहीं मिल रहा। तो कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस उनको अभी जितना भी काम किया, जितने दिन भी काम किया, उस मजदूरी को पाने में भी अभी उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरा जो एक आमतौर से देखने को मिल रहा है कि वैसे ही मजदूरी कम दिनों मिल रही हैं, कम मिल रही हैं, उसके ऊपर से शहरों में लोगों के लिए जो खाने की समस्या है, वो एक बहुत बड़ा खर्चा और बहुत बड़ा उनके लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को स्वाभाविक है, लोगों को अपने खाने पीने की चीज़ों में बहुत कटौतियाँ करनी पड़ रही हैं। तो रोजगार नहीं है, वेजेस की स्थितियाँ सामान्य नहीं हैं, उस पे से फूड की स्थितियाँ वहाँ नहीं है। तो इन सब चीज़ों से जूझ रहा है अभी शहरों में जाकर भी माइग्रेंट वर्कर्स। थैंक यू सर। जैसे आपने 2-3 चीज़ें बताई, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी, एक तो अभी रोजगार स्थापित नहीं हुआ है, स्वास्थ्य का पूरा बड़ा मुद्दा है अभी भी। जैसे जहाँ लोग जा रहे हैं, और खासकर ऐसे बड़े शहर जो ज़्यादा प्रभावित हैं, अहमदाबाद है, सूरत है, मुंबई है, वहाँ पे ऐसा नहीं कोई सुरक्षा की दृष्टि से कुछ और कोई कदम उठाए गए हों, वो और ज़्यादा रिस्क में पहुँच गए हैं। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप राशन और इस चीज़ में कटौती करेंगे, है ना, आपका जब पोषण कमजोर होगा तो आपकी इम्यूनिटी पावर भी कमजोर होगी और आप ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए। तो ये एक जो बड़ी मांग है या बड़ी बड़ी जो जरूरत है, वो हमेशा सरकार से, वो ना सिर्फ गेहूं उपलब्ध कराने की बात नहीं है, थोड़ा सा पौष्टिक आहार को लेके, जैसे मुकेश भाई ने भी कहा कि कुछ उनको बेरोजगारी भत्ता जब तक नहीं मिलेगा, जब तक वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे, उसी तरह से हमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो शहरों में काम करने वाले लोग हैं, उनको एक सही पोषण के लिए व्यवस्था होना भी इम्पोर्टेंट है। मैं अब कमलेश जी से थोड़ा सा एक चीज के बारे में जानना चाहूंगा। एक तो जो लोग अभी, हमें पता है काफी बड़ी संख्या में लोग लौट गए, पर जो लोग नहीं लौटे हैं वो अभी भी यहीं पे हैं। और आपने जैसे कहा कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर थे जो शहरों में स्थापित हुए थे, एक तो उनमें क्या, किस तरह के लोग नहीं लौट पाए हैं, और जो लोग नहीं लौट पाए हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे उनकी क्या स्थितियां हैं, कैसे अपने आप को, अपनी इतने लंबे समय से मैनेज कर रहे हैं अपने घर को, अपने आजीविका को। और एक मैं ये सवाल जोड़ देता हूँ, समय कम है। अब दूसरा सवाल ये भी है कि जो बड़ा मुद्दा जो कर्ज का है, कि लोगों ने अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए कर्ज ले लिया है, तो अब उसमें क्या नए पैटर्न क्या दिख रहे हैं हमें,
क्या ये नया बॉन्डेज का एक शुरुआत है या किसी और तरह के कुछ चक्र में वो फंस रहे हैं? कमलेश जी। थैंक यू संतोष जी। तो पहले जो सवाल है उसका जवाब उससे शुरुआत करता हूँ। आपने कहा कि जिस तरह के लोग एंटरप्रेन्योर की तरह सेटअप हुए थे शहरों में और लॉकडाउन की वजह से वापस आ गए, तो उनमें से बड़ी संख्या अभी भी गांव में है। और क्योंकि वो पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल की मेहनत से उन्होंने अपना कुछ सेटअप किया था और वो मजदूर से एंटरप्रेन्योर बने थे। हालांकि उनकी मेहनत और जो एफर्ट था वो और दोगुना हो गया था शहरों में, लेकिन अभी जब उनके सारे काम धंधे छोटे मोटे जो थे वो सब चौपट हो गए हैं, तो उनमें से बड़ी संख्या जो है वो अभी भी गाँव में है। और उनमें से कुछ लोग ज़रूर बीच में गए, उन्होंने हमें भी अप्रोच किया था और हम जिस तरह से उनको सपोर्ट कर पाए थे उस तरह से वो वापस गए। लेकिन वहाँ की स्थितियाँ बहुत नाजुक हैं, क्योंकि जैसे शहरों में बहुत स्थितियाँ नॉर्मल नहीं हुई है, तो अभी भी फुटपाथ पे खड़े होके नाश्ते की लोरी चलाना आसान नहीं है, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस भी हैं और शहरों में जो पाबंदियां हैं वो बहुत तेज़ हैं। तो इस वजह से वो लोग बहुत सर्वाइव नहीं कर पाए। हम काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गए, एक अटेम्प्ट किया उन्होंने वापस, लेकिन वहाँ पे सेटअप नहीं हो पाए तो वो वापस आ गए। ज़्यादातर लोग अभी भी गाँव में हैं और हम गाँव में देखते हैं कि जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे मतलब आमतौर पे किराना की दुकानें मिलती थी छोटी छोटी, आज उनको देखें तो बड़ी संख्या में ऐसे लोगों ने अपने घर के बाहर, या अगर उनका खेत सड़क से जुड़ा हुआ है तो सड़क के किनारे पे कोने पे छोटी दुकान लगा के कुछ 1500 का सामान भी उसमें रख के उन्होंने एक दुकान की तरह अपने आप को वहाँ पे एम्प्लॉय करने की कोशिश की है। वो देख के लगता है या उनसे बात करके लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा वो चलने वाला नहीं है, लेकिन जो आज की रणनीति है उनकी वो ये है कि हम यहीं पे कुछ कर लें। जिन लोगों के पास जैसे कुछ बहुत छोटी संख्या है जिनके पास जैसे अपना कोई स्टॉल था, कोई लोरी थी, उन्होंने बड़ी मेहनत से वो यहाँ पे मंगवा ली। और उसमें भी नॉन ट्राइबल ज़्यादा हैं, ट्राइबल लोगों के पास तो वो भी चीज़ें नहीं थी, तो नॉन ट्राइबल लोगों ने लाके अपने गांव के किनारे पे अपनी एक भेलपुरी की लारी लगा दी, कचौरी समोसा बनाने की लारी लगा ली। कुछ लोग हमें मिले जिन्होंने अपना एक कोपिंग मैकेनिज्म और अपना मार्केट तलाशना शुरू किया, कचौरी समोसा बना के वो फिर गांव-गांव बेचने का काम उन्होंने शुरू किया। कुछ लोगों को हमने देखा जैसे कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने आके सब्जी का धंधा शुरू कर दिया था यहाँ पे, और शहरों से इधर उधर से सब्जियां इकट्ठा करके सब्जी बेचने का, तो वो बड़े पैमाने पे वो लोगों ने करना शुरू किया। अभी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी उस वाले वर्ग में हमें नज़र नहीं आती है, लेकिन और सबको लगता है कि हम वापस शहरों में चले जाएं, वापस जो एक संघर्ष है वापस शुरू करें और वापस अपने आप को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करें। वो एक चीज़ नज़र आती है। जो कर्जे वाली जो स्थिति है संतोष जी, उसमें ये जो क्षेत्र है वो पहले से ही पिछले 2.5-3 सालों से माइक्रो फाइनेंस जैसी कंपनियों की चपेट में है और बहुत बड़ी संख्या में ओवर लेंडिंग और इंडेटेडनेस जो है वो इस पूरे वर्ग पे हावी थी। और फिर लॉकडाउन हो गया तो 2-3 महीने की एक फौरी रिलीफ थी, क्योंकि कंपनियों को नैतिक और कानूनी तौर पे भी उनको ओब्लाइज किया गया था कि वो जाके उगाही ना करें लोगों से और बार बार पैसों की तकाजा ना करें, तो इस वजह से चुप रहे। लेकिन जैसे ही फिर से खुली छूट मिली तो अभी जो स्थितियां हैं और ज़्यादा नाजुक हैं, क्योंकि जो कंपनियां हैं या जो इस तरह के जो मनी लेंडर्स हैं वो ज़्यादा हार्श तरीके से उनसे रिकवरी कर रहे हैं, और इस वजह से उनका जो कर्जे का बोझ है जो आसपास और रिश्तेदारों से लिया है उसमें इतनी समस्या ज़्यादा दिखती नहीं, लेकिन जो फॉर्मल कर्जे उन्होंने ले रखे हैं इन कंपनियों से, उनका जो नज़र है बहुत पैनी तरीके से पड़ रही है। और बहुत विजिबल केसेस हमने देखे हैं जिसमें कि बहुत हार्श रिकवरी जो है की जा रही है लोगों के साथ। और अभी एक चीज़ और देखने समझने आ रही है कि पूरा जो शादियों का एक सीज़न था गर्मियों में, जब ट्राइबल एरियाज में बहुत शादियां होती है, वो पूरा नहीं हुआ था। अभी वापस नए दौर में एक शादियां का वो दौर शुरू हुआ है। अभी जैसे बांसवाड़ा और डूंगरपुर के कुछ इलाकों में जो एक नोतरा करके एक प्रथा होती है वो वापस से शुरू हुई है। अभी रिसेंटली हमने पता किया, तो अब नई शादियां शुरू हो रही है वहाँ पे। तो जो सामाजिक आर्थिक जो सिस्टम है इसके पैसों से जुड़े जो फाइनेंशियल सिस्टम है यहाँ के, वो वापस एक्टिवेट होंगे।
लेकिन सीधा सीधा असर जो है इंडेटेडनेस का और ओवर लेंडिंग का वो माइग्रेशन में पहले भी नजर आता था और अभी और ज्यादा देखने को मिलेगा अगले कुछ 3 महीनों के अंदर अंदर, जब ज्यादा शादियां होंगी लोगों को एक्चुअली कैश की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अभी आगे आने वाले 2-3 महीने का जो समय है वो कर्जे के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन को इन एनी वेज बहुत बढ़ाने वाला है। तो ये एक संभावना में नजर आती है। थैंक यू। थैंक्स कमलेश जी। और हमें थोड़ी सी इन चीज़ों पर नज़र रखनी भी चाहिए क्योंकि जो कर्ज का मुद्दा है वो अभी भी शहरों में काम सामान्य नहीं है और आगे जो स्थितियां दिख रही हैं, फिर से लॉकडाउन या फिर से जो कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं, तो लोग अभी बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं है कि वो वापस शहर में जाके कोई बड़ी शुरुआत करें। छोटे छोटे उनमें जा रहे हैं, तो ये जो कर्ज लिए हैं उनको रीपे करने का कोई अभी वो नहीं है। पर एक जो समस्या विकराल नहीं हो जाए उस पर हमें थोड़ा नज़र रखने की जरूरत है कि एक तो क्या होता है, जैसे और भी उसमें देखा है कि बहुत सुसाइड्स बढ़ जाती हैं कई बार जब प्रेशर इतना बढ़ जाता है, या तो वो अपने एसेट्स बेचेंगे, जो भी छोटी मोटी खेती या कुछ होगा घर में, कुछ अब तक कोई गहना या वो होगा उसको बेचेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, सुसाइड्स हो जाती है। तो हम उसी क्षेत्र में हैं, तो आई थिंक हमें वो नज़र तो रखनी चाहिए और इंटरवेन भी करना चाहिए अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पे कोई बहुत भयानक स्थिति ना बन के उन पर इस तरह का दबाव बन जाए। मैं सलोनी से एक थोड़ा सा जानना चाहूँगा। एक तो यह था कि उस समय में बड़ी संख्या में लोग नरेगा में काम पे होते थे, ठीक है, नरेगा में काम किया था उन्होंने। एक तो उनके भुगतान की स्थिति क्या है, क्या जो पहले भी हम कई बार देखते थे कि लंबे लंबे समय तक भुगतान नहीं होते थे, क्या इस समय में जो काम किए और अब तक के उसमें ज्यादातर भुगतान हो गए हैं क्या? और दूसरा ये भी है कि नरेगा का ज्यादातर जो काम का स्लॉट था, खासकर इस साल का, वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया था ज्यादातर, क्योंकि और कोई काम नहीं था उस समय लोगों ने किया। तो अब वो अपने स्थानीय रोजगार के दूसरे क्या विकल्प देखते हैं, क्या स्थानीय रोजगार के उनमें अभी और क्या अवसर उनके पास हैं? हाँ, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जब लॉकडाउन के दौरान तुरंत बाद जब लोग यहाँ पर आए थे तो काफी लोग काम के लिए ढूंढ रहे थे और जो इमीडिएट विकल्प लोगों के पास था वो नरेगा के के लिए था। तो ये एक अपने राज्य की अच्छी मतलब आई वुड से कि यहाँ पर काफी लोगों को काम मिला। काफी जगह जहाँ पर पिछले साल जब हम ये थोड़ा सा समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिन फलों में पिछले साल बिल्कुल काम नहीं चला, इस बार संगठनों की मदद से, संस्थाओं की मदद से काफी पुश करके लोगों ने उन फलों में भी काम किया। और ये नरेगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहारा लोगों के लिए उस समय में बनी जब जहाँ पे लोगों के लिए और कोई काम का जरिया नहीं था। पेमेंट्स में कहीं कहीं जगह पेमेंट्स हुए पर काफी जगहों पे पेमेंट्स में रुकावट देखने को मिली। मतलब काफी डॉक्यूमेंट्स के लिंकेजेस, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आधार लिंकेजेस की वजह से पेमेंट्स अटके। कई जगह जहां पर बहुत समय से नरेगा नहीं चल रही थी, वहां पे जब इस समय नरेगा लागू हुई तो काफी पेमेंट्स इधर उधर खातों में गए। तो ऐसी समस्याएं भी काफी सामने आई। तो इस समय पे जहां पर एक ये जरूर देखने को मिला था कि हर जगह से, हर परिवार से एक इनफॉर्मल रूल लगा दिया था कि परिवार से एक सदस्य को काम मिलेगा। तो आवेदन भले ही 2-4 लोग करें पर काम एक ही जने को मिलेगा। तो और भले ही उस जगह पे काम हुआ पर नरेगा का जो मतलब सहायता थी वो एक ही सदस्य को मिलने से मतलब बहुत परिवार चलाने में सपोर्ट इतना नहीं मिल पाया। और काफी जगहों पर जहाँ पर जैसे आप बात भी कर रहे हैं कि काफी लोगों ने पूरे दिन कुछ लोगों ने करे, कुछ जगहों पर ऐसे सब जगह नहीं, बहुत जो ऑन एन एवरेज 50 to 60 डेज लोगों ने अभी इस दौरान पर कंप्लीट करे नरेगा के। और अभी भी लोग काफी जगहों पर डिमांड कर रहे हैं नरेगा के। एक तो दिन बढ़ाने की बातचीत काफी जगहों पर चल रही है। काफी जगहों पर लोग क्योंकि ये नरेगा एक जो एटलीस्ट एक जने के काम के एक्सेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोग काफी नरेगा के काम में डिमांड कर रहे हैं। जो जहाँ पे नरेगा के मतलब क्योंकि जब तक ये कुछ चीजें इसके ऊपर चर्चाएं नहीं होंगी, तो अगर हम देखें कि क्या लोग अभी क्या स्थानीय रोजगार के कर रहे हैं, तो जैसे कृष्णा सर जब बात कर रहे थे कि अभी ऐसी स्थितियां होंगी कि लोग जो काम मिल रहा है वो करने के लिए तैयार है। जिन्होंने कभी यहाँ पर आसपास जो भी छोटे कारखानों में जब मिल रही है स्थितियां, वहां पे लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग उदयपुर जाकर, जैसे ये जो मैं क्षेत्र है वो गोगुंदा, सायरा, बरवाड़ा, कुंभलगढ़ क्षेत्र की बात कर रही हूँ, यहाँ से काफी लोग
रसोई और सूरत साड़ी कटिंग में जाते हैं, क्योंकि ये ऑक्यूपेशंस चले नहीं है और स्थानीय रोजगार में नरेगा में भी बहुत ही कम काम उपलब्ध, अब ये थोड़ा थोड़ा समय में कम हो रहा है, तो काफी जो काम उपलब्ध है वो काम करने के लिए लोग अपने मैकेनिज्म ढूंढ रहे हैं। जिस तरीके से पहले कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स, कुछ एजेंट्स थे जो रसोई के या सूरत में जाते थे, उन्हीं एजेंट्स के साथ लोग नए फैक्ट्रीज में काम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो काम लोगों ने कभी पहले किया नहीं। फॉर एग्जांपल रोड का कंस्ट्रक्शन का काम है, डामर का जो काम है, जो ज्यादातर लोग बिहार यूपी से लोग वो काम करते हैं, उस काम में भी अगर जहाँ पे भी किसी के भी नेटवर्क से, तो वो काम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, वो काम करने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा लोग अनस्किल्ड हेल्परी के काम में जा रहे हैं, जहां पर इधर या उदयपुर में या कुंभलगढ़ तरफ, वहां पर लोग छोटे कारखानों में, छोटी जगहों पर हेल्परी का काम कर रहे हैं। जो ज्यादातर लोग हैं अभी, क्योंकि हम काफी बार बातचीत करी कि लोग अपने खाने राशन की समस्या से बहुत ही परेशान हैं, तो काफी लोग अपने रिसोर्सेस पे काम करने की कोशिशें कर रहे हैं। काफी माइग्रेंट्स, काफी फैमिलीज उस समय भी कर रहे थे और आज भी अगर हम देखते हैं तो काफी लोग जो छोटी मोटी खेती की व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने के लिए, ताकि उनके घर में खाने की उपलब्धता की कमी ना हो, वो उस तरह के काम में काफी अपना समय लगा रहे हैं। पर हाँ, जो हम अगर हम फ्रीडम ऑफ चॉइस की अगर बात करें कि लोग अभी किस तरीके का काम चूज करें, तो उस चॉइस का कोई यहाँ पर कुछ चीजें अब देखने को नहीं मिलती है। जितनी वल्नरेबल कंडीशंस पहले थी कि लोग उनकी वजह से जो काम उपलब्ध था वो करते, वो कंडीशंस बहुत बढ़ गई है, तो अब तो चॉइस का कोई चीज दिखती नहीं है हमें। काफी लोग जो उपलब्ध काम है उसमें जा रहे हैं, तो जो स्थानीय में ज्यादातर हेल्परी का काम ही उपलब्ध है। पर हाँ, जो लोग थोड़ा सा डिस्टेंस पर कोई दूसरी तरीके के काम में भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम है, कुछ सीमेंट की फैक्ट्रीज में काम है, कुछ सुखेर में पत्थर उठाने का काम है, तो उस तरह के काम में लोग अपना थोड़ा सा अनुभव ले रहे हैं, या फिर बस वो दिहाड़ी मजदूरी पे उस तरीके का काम अभी कर रहे हैं। शहरों के संदर्भ में तो मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि देखिए ज्यादातर जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में मजदूरों को जो कंज्यूम करते हैं, ये एसएमएस करती है ना, स्मॉल स्केल के जो यूनिट्स हैं, और उनकी भी बहुत बुरी हालत है। पूरा का पूरा बिजनेस बड़े स्केल पर ठप हो गया है, और उनके लिए न कोई फाइनेंस की व्यवस्था है, न उनको रिवाइवल का कोई ऐसा सरकार का कोई पैकेज है, ना कोई कंसिडरेशन है। क्योंकि ये जो पूरी इनफॉर्मल वर्कफोर्स है वो इस तरह के छोटे छोटे इस तरह के कारखानों में और स्मॉल स्केल वाले कारखानों में बहुत रोजगार पाते हैं। तो बड़े स्केल पर एक बेरोजगारी अभी भी शहरों में या लोगों को बराबर काम नहीं मिलने की एक दूसरी वजह ये भी है कि ये पूरा का पूरा एसएमएस वाला जो पूरा नेटवर्क है वो एक तरह से तीतर बीतर हो गया। नहीं, थैंक यू सर। और जैसे हम देख रहे हैं सरकार ने भी जो पैकेज दिया वो एसएमई को एड्रेस करने के लिए नहीं था, वो अगेन बड़े कारखानों या बड़े उद्योगपतियों को ही उसका लाभ मिला। और जो हम ये देखते हैं कि वो जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत मैकेनाइज है, जहाँ पे लोग सीधे काम करने वाले लोग नहीं, रोजगार उत्पन्न करने वाले जो लोग वो जो हैं वो एसएमईज ही होती हैं बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पे जो देखते हैं, तो उस पर कोई बहुत काम नहीं हुआ है, रोजगार की स्थिति वापस सुधरी नहीं है। तो ये चीज़ तो थैंक यू सभी को, इसको क्योंकि अब समय वैसे ही काफ़ी हो गया, हम समय से तो काफ़ी ऊपर चले ही गए और इसको कंक्लूड करना जरूरी है अब। तो मैं पहले तो सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और दूसरी ये है कि ये जो स्थितियाँ हैं, कोविड ने जैसे बहुत सारी स्थितियां सामने ला के रखी, बहुत जो फ्रेजाइल सिस्टम है वो उनको सामने लाया, और किस तरह के करेक्शन की जरूरत है उस पर वापस से ध्यान दिया है। तो वो जो रोजगार के संबंध हैं उनमें उनको सही करने की जरूरत है। अभी श्रम कानून आए, इन पर तो हम बात भी नहीं कर पाए। श्रम सुधार जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से वर्कर को प्रभावित करेंगे, वो ऐसी स्थिति को और बढ़ावा देने के लिए है। ऐसी स्थिति में तो और भी मतलब बुरी स्थिति उनके साथ वर्कर के साथ होने वाली है जिस तरह के प्रोविजंस नए आए हैं। ये जरूर है कि वो कुछ ना कुछ सिखाता भी है, ठीक है। तो हर कोई जो समस्या होती है या जो भी परेशानी आती है वो कुछ नई सीख भी देती है। तो वर्कर ने और बाकी लोगों ने भी बहुत अलग अलग तरीके के विकल्प अपने सामने रखे,
जो आत्मनिर्भर होने की वो है उसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर कुछ लोगों ने नए तरीके के विकल्प, नई तरह की स्किल्स उनकी तरफ जाना शुरू किया। ये है कि हमारे स्वास्थ्य के पूरे ढांचे को, हमारे बैंकिंग के पूरे ढांचे को, सामाजिक सुरक्षा का जो पूरा ढांचा है, इसमें सुधार, बड़े सुधार की ओर भी इंगित किया है और इसमें बड़े सुधार की जरूरत है। वो ना सिर्फ प्रवासी मजदूरों की बात नहीं है, वो आम जनता को भी, आम जनता की जरूरतों को भी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक थैंक यू वंस अगेन, और विकास धन्यवाद हमारे सामने इस तरह की फाइंडिंग्स को लाने के लिए। अब हमें प्रयास करना यह है कि कैसे लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ये किस तरह अभी भी जो लोग वंचित हैं किसी भी तरह के लाभ से या किसी भी तरह की मदद या सहायता से, तो उन तक किस तरह से मदद या सहायता पहुंचाई जा सके। थैंक यू।